हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के सीए फाइनल के लाइव लेक्चर के अंदर। लास्ट क्लास में हमने किया था फ्लो ऑफ ऑडिट, जिसके अंदर मैंने आपको ऐसे 315 बताया था और साथ ही साथ ये बताया था आपको कि जब भी आप किसी क्लाइंट का ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो आपका स्टेप नंबर 1, 2, 3 क्या रहने वाला है, किन अजर्शन की हम चेकिंग करते हैं, आप कंट्रोल के अंदर किन अजर्शंस को चेक करते हो और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं तब हम किन किन अजर्शंस को चेक करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार लाइव आ जाइएगा और मुझे बताइए क्या आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक से आ रही है। साथ ही साथ हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था एसए 320 मटीरियलिटी। कितने तरह की मटेरियलिटी डिस्कस की थी आप लोगों को याद है? बिल्कुल याद है सर, आपने 3 तरह की मटेरियलिटी बताई थी। नंबर 1, एक मटेरियलिटी हम कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की, उसके बाद अकाउंट लेवल पे लेके आने के लिए हम उसे थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं सो दैट आर प्रोबेबिलिटी विल रिड्यूस की जो मेरी डिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट होती है प्लस मेरी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट होती है प्लस मेरी अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट होती है जिनको शायद मैं ना आइडेंटिफाई कर पाया हूं, उनकी प्रोबेबिलिटी कम रहे मेरे पीएम से हमेशा, मेरी मटेरियलिटी से हमेशा कम रहे। तो आपने बताया था कि सर एक हम मटेरियलिटी निकालते हैं, एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालते हैं। अगर किसी अकाउंट की चेकिंग के दौरान कोई मुझे मिसस्टेटमेंट मिलती है तो उसे इवैल्यूएट करना है, या बहुत स्मॉल आइटम है, मतलब ट्रिवाइल आइटम है कि आप भैया छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब ये तो हद छोटी है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था थ्रेशोल्ड लिमिट। मटेरियलिटी निकालने के लिए आपने किन किन चीजों को कंसिडर किया था? सर हमने बेंचमार्क देखा था एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और उसके ऊपर हमने एक परसेंटेज अप्लाई किया था। जो परसेंटेज अप्लाई किया था वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सर वो एक ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर अप्लाई करता है, जजमेंट पे बेस करता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था जो मटेरियलिटी होती है बेटा, वो हम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर हम उसे क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। अगर आपको कोई सर्कमस्टांसेस मिले, कोई एविडेंस मिले दैट कॉन्ट्राडिक्ट विद योर प्लानिंग स्टेज मटेरियलिटी, तो ऐसे केस में हम रीअसेस करेंगे। मैंने मटेरियलिटी के स्टैंडर्ड को आपके लिए लिंक भी किया था, बताओ किसके साथ? याद करो सर, आपने ऐसे 315 के साथ भी लिंक किया था कि अगर मटेरियलिटी रीअसेस होती है तो बाबू सिर्फ मटेरियलिटी रीअसेस नहीं होगी, ऐसे केस में हो सकता है हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी रीअसेस हो, और अगर ये दोनों रीअसेस हो जाता है तो एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी चेंज हो जाएगा। फिर मैंने आपको एक और ऐसे की लिंकिंग करवाई थी जो था आपका ऐसे नंबर 450, जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाती है तो ऐसे 320 बताएगा वेदर दिस मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल और नोट। अगर आप बोलते हो हाँ भैया ये मटेरियल है तो हम इसको ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंग टू, बेसिकली ऐसे 450 हमें छोटे छोटे 2-3 काम बताएगा जो कि आपको ऑलरेडी पता है। तो ऐसे 450 कहेगा कि आपको ये सारे काम करने हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऐसे 450, ताकि जो चलती हुई हमारी सीरीज आ रही है वो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी? कंप्लीट। मतलब आपने क्लाइंट कैसे स्टार्ट करना है वो भी देख लिया, मटीरियलिटी चाहिए, और अगर मिसस्टेटमेंट मिलती है तो हम क्या करेंगे वो भी हम आज आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, और फिर करेंगे एक इंट्रोडक्शन वाली चर्चा और पूरे आईसीआई का सिलेबस इन डिटेल डिस्कशन, हम कैसे कैसे पूरा ऑडिट करवाने वाले हैं वो भी। मतलब जो इंट्रोडक्शन जनरली आप लोगों ने देखा होगा लेक्चर 1 में लेते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने इस बार आपको लेक्चर 1 में पूरा कंटेंट करवाया, लेक्चर 2 में कंटेंट करवाया, लेक्चर 3 में भी मैं कंटेंट करवा रहा हूं। आज का कंसेप्ट होने के बाद विल डू आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन। और एक और बात ध्यान से सुनिएगा, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। अरे सर ये क्या बोल रहे हो? जी हाँ, हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है सीए फाइनल ऑडिट के अंदर। हम सभी स्टूडेंट से चैप्टर वाइज टेस्ट लेने वाले हैं, चाहे वो लाइव स्टूडेंट हो, चाहे वो गूगल ड्राइव का स्टूडेंट हो, किसी भी फॉर्म में आप क्लासेस क्यों ना देख रहे हो, आपकी गूगल ड्राइव पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिलेंगे। वहां पे इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि आपको कैसे टेस्ट पेपर को सबमिट करना है। तो जैसे जैसे टेस्ट पेपर, और उन टेस्ट पेपर को विल डिस्कस इन क्लास एज वेल, ताकि गूगल ड्राइव वाला बच्चा टेस्ट अटेम्प्ट भी करे, डिस्कशन का वीडियो भी देख ले, तो वो भी हम यहाँ पे पूरा कवर करने वाले हैं। उसके साथ मैं आपको दिखाता हूं हम क्या क्या आपकी लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन पहले देखना था। कोई बात नहीं, आज मैं आपको दिखा देता हूं। आज लेक्चर 3 हमारा। सबसे पहले हम ऐसे नंबर 450 को कवर करेंगे पूरा इन डिटेल। इसके बाद इसकी एक समरी मैं आपको दिखाऊंगा कहां पे बनी हुई है। आप मेरे सारे हैंड रिटन चार्ट्स को रेफर करके आपको अपने हैंड रिटन चार्ट्स बनाने हैं। तो मैं आपको रूटीन बता रहा हूं कि हमारा रूटीन कैसे रहने वाला है, क्योंकि अब ये सीए फाइनल जो है ये हमारा फुल फ्लेज तरीके से चलने वाला है। तो आप रूटीन समझ लीजिए क्या रहेगा। सबसे पहले आपका क्लास वर्क होगा, ठीक है जी। क्लास के अंदर जो कवरेज रहेगा वो 100% आईसीएआई मटेरियल के बेस पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको 2 कैटेगरी के क्वेश्चन करवाऊंगा। नंबर 1, जितने भी न्यू आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हैं, जितने भी, चाहे वो केस बेस एमसीक्यू हो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, टेस्ट योर नॉलेज हो, हर तरह का क्वेश्चन आपको क्लास में कवर करके दिया जाएगा। और एक और बात,
आपको आईसीआई स्टडी मटेरियल रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो क्वेश्चन बैंक आपको मिल रहा है उस क्वेश्चन बैंक में सेक्शन ए जो है वो ऑलरेडी आईसीआई स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, तो वहां से आपको कवर करके दिया जाएगा। दूसरा यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जितने भी पुराने कोर्स के ओल्ड कोर्स, अब तो ओल्ड बोलना पड़ेगा ना, जो चला गया, कि रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे वो हम 100% कवर करेंगे, 100%। यहां पे भी आपको कोई भी चीज छुड़वाई नहीं जाएगी। तो सारे नए स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी हो गए, सारे पुराने 2023 एंड तक के जितने भी क्वेश्चन है सारे रेलेवेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्लास के अंदर कवरेज होगा। तो ये हो गया क्लास का कवरेज, इंक्लूडिंग मैं यहां पे लिख दूं, इस बार हम केस बेस एमसीक्यू भी क्लास में करेंगे। पहले क्या होता था, जो केस बेस एमसीक्यूज होते थे वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता था, लेकिन अब सारे केस बेस एमसीक्यू विल कवर इन दिस क्लास इटसेल्फ। तो आप लेक्चर वाइज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके बाद क्या रहेगा, आपको डेली तो नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि डेली गलत हो जाएगा, या आफ्टर एवरी क्लास आपको एक होमवर्क मिलेगा। एक आपको क्या मिलने वाला है, एक होमवर्क मिलने वाला है। इस होमवर्क को आप प्लीज मैंडेटरली कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि आप अगले लेक्चर पे आने से पहले आपका होमवर्क पेंडिंग हो। मैं कोई बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा। फ्रेंकली स्पीकिंग आई नो कि आप लोगों के ऑफिस चल रहे हैं एंड यू गाइज आर बिजी, आप लोग इतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा आपको 30 मिनट टू 40 मिनट का ही होमवर्क दूं। इसके अंदर मैं आपको क्या देने वाला हूं, बेसिकली जो भी मैं आपको स्टैंडर्ड करवाऊंगा, जिसे हर स्टैंडर्ड में 1 या 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको सिर्फ अपनी नोटबुक में क्वेश्चन ऐसे का नाम लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, और उसकी एक प्यारी सी बस छोटी सी समरी बना लेनी है। इसका फायदा क्या होगा सुनिएगा। आपके सिलेबस में टोटल मैं आपको कितने स्टैंडर्ड करवाऊंगा पता है आपको? 36 + 10 46 स्टैंडर्ड्स में आपको करवाने वाला हूं। अब आप मुझे बताओ, क्या 46 स्टैंडर्ड का अगर सिर्फ बुक से चले, तो ये इतनी मोटी बुक है, 250-300 पेज की किताब है ये, तो क्या एक एक चीज हम याद कर सकते हैं? इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जजमेंट के लिए दी गई है, जो नॉलेज के लिए दी गई है। तो इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए, एग्जाम को भी अपने को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करना है कि हर स्टैंडर्ड के अंदर क्या उसका हार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड में बोलता हूं कि कौन सा हार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड एरिया है जो मुझे लर्न करना है। भाई किताब ठीक है, आप एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, बार बार आप पूरी किताब तो पूरी बुक तो रीड नहीं करोगे। तो हमें पता होना चाहिए, बुक में भी मार्क करवाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट मान लो मेन बुक पे रहना चाहता है ताकि सारी चीजें रीड करे, तो बुक में भी आपको पता होगा कि किस पोर्शन को आपको स्किप करना है। बुक को मैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड करवाऊंगा, पूरी किताब को। तो इसका फायदा क्या होता है, आप चार्ट बुक ना रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, जो आप समरी बनाओगे, और रिवीजन बार बार बाद में जो आप एग्जाम के आसपास ना बुक से भी 1.5 डेज में सिलेबस कवर कर पाओगे। एक हम आपको बताएंगे किस चीज को लर्न करना है, ठीक है, मेन बुक से। किसको आपने सिर्फ रीड करना है, समझते हुए बस रीड कर लीजिए, याद करने पे फोकस नहीं करना है। और स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद आपको ये भी बता दिया जाएगा कि इस वाले पोर्शन को आप स्किप कर सकते हैं। तो ये पूरा इन डिटेल मैं आपको बताऊंगा। यही तो फायदा होता है क्लासेस का, कि आपको सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस हो जाते हैं, सारे कंसेप्ट डिस्कस हो जाते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएगा, डेली बेसिस पे आपको कोई होमवर्क देने वाला है जो कि आप एक डिसिप्लिन मैनर में 30-40 मिनट में करेंगे, और आप अपनी एक नोटबुक भी कैरी बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होमवर्क, यहाँ पे आपने क्या बनानी है, नोटबुक बनानी है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट थिंग, कवरेज। तो पहले सर इंट्रोडक्शन ही ले लेते हैं आज, उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। 450 स्टार्ट हो गया तो ये हो गया क्लास कवरेज। दूसरे नंबर पे आ गया आपका रजिस्टर जो आप बनाएंगे। ये रजिस्टर की फोटो आप लोग मुझे भेज सकते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ कहाँ पे, मैं लिख ही देता हूँ 92, इस वाले नंबर पे मत भेजना ये, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेरी का नंबर है, वो स्पैम हो जाएगा फिर वहाँ पे ना। 54350 9599054350 पे आप अपने रजिस्टर की फोटो मुझे क्लिक करके भेज सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा बुक का पैटर्न हो गया कि हम बुक को किस तरह से कवर करने वाले हैं। तीसरा मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो आपके होंगे चैप्टर वाइज टेस्ट। ये मैं पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। लास्ट टाइम भी हमने टेस्ट दिए थे, जो लास्ट बैच था, लेकिन हमने इवैल्यूएशन नहीं दिया था। इस बार आपको सारे पेपर चेक होकर मिलेंगे, इवैल्यूएशन साथ साथ होगा। ये कितने टेस्ट मान लो आप, टोटल टेस्ट मान लेना 10 to 15 आप देने वाले हो। तो मैं आपको वादा कर सकता हूं कि अगर आप क्लासेस को बहुत अच्छे से देख लेते हो, आप होमवर्क डेली बेसिस पे कर लेते हो, और आप ये चैप्टर वाइज टेस्ट दे देते हो हर एक स्टेप के बाद, तो आप ऑडिट के अंदर यकीन मानिएगा
70 प्लस मार्क्स, सीए फाइनल के लिए मैं 70 प्लस मार्क्स बोल रहा हूँ। सीए फाइनल ऑडिट में आप 70 प्लस मार्क्स बड़े आसानी से ला सकते हो, बड़े आसानी से। यहाँ पे जो सबसे की इंपॉर्टेंट बात है ना, मुझे पता है ये स्टेप 1 तो सब कर लेंगे, सबसे की इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपने होमवर्क करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और आपने भैया टाइम स्पेयर करके चैप्टर वाइज टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने ये 2 काम कर लिए तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा अपना 70 प्लस स्कोर करने से। उसके बाद एक और बात सुनिएगा, स्टेप नंबर 4, आपको जो डाउट आएंगे, इसमें ना 2 कैटेगरी ऑफ डाउट्स है, सुनिएगा प्लीज, ये चीज ना बहुत ध्यान से सुननी है सभी स्टूडेंट ने, क्योंकि हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं इस चीज से। डाउट्स में स्टूडेंट को 2-3 तरह के डाउट होते हैं। एक होती है जनरल क्वेरी। जनरल क्वेरी, सर ये सब भी बताना पड़ता है फाइनल के बच्चे को, सब कुछ बताना पड़ता है। जनरल क्वेरी के अंदर क्या हो सकती है, आपने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, आपके ऑर्डर की की नहीं आई है, ऑर्डर डिस्पैच नहीं हुआ है, आपको बुक को लेकर कोई क्वेरी है कि आपकी बुक आपके पास कब तक आने वाली है, आपकी सीरियल की के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, आपको लेक्चर का जो वैलिडिटी होती है, जैसे अभी हमारे 2 ऑप्शन है शायद, 1 साल और 2 साल, जो भी है बेसिकली वेबसाइट पे देखना, अगर आपको वैलिडिटी वगैरह इंक्रीज करवानी है, व्यू इंक्रीज करवाने हैं, या एनी अदर एडमिन क्वेरी, तो उसके लिए प्लीज मैं आपको नंबर दे रहा हूं, वो आप लिख लीजिए 92895। या आज की क्लास का ना स्टार्टिंग पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 999001 अगर कभी बिजी आए तो 02 03 04 भी आप डायल करके एडमिन क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपको कोई कंसेप्ट रिलेटेड डाउट आए, ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंसेप्ट रिलेटेड डाउट ना आए, क्योंकि बेटा इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, कोशिश करते हैं स्टूडेंट के सारे डाउट क्लास के अंदर कवर कर दिए जाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, पिछले 2 साल से मैंने जितने भी डाउट देखे हैं ना स्टूडेंट के, वो बस डाउट इसलिए है क्योंकि सर से कुछ पूछना है, बहुत टेक्निकल या कुछ भी मैंने आज तक डाउट पिछले 1 साल या 1.5 साल में तो नोटिस नहीं किया है। बाकी आप बच्चे हो, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो अगर आपको कोई भी कंसेप्ट रिलेटेड डाउट आए, ये देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आपको सिर्फ वो इस नंबर पे भेजना है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस नंबर पे आज भी अगर हम 100 मैसेजेस देखते हैं ना, तो 70 मैसेजेस जनरल क्वेरी के होते हैं, जिससे बड़ा दुख होता है, क्योंकि हो तो जाते हैं मैसेजेस 600, लेकिन एक्चुअल मैसेजेस होते हैं 50। अगर आपको ये कपिल सर, ये मैं देखता हूं बेटा, और अगर आपको मुझसे पर्सनली, भाई मान लो आपने मेरी टीम से बात की, मेरी टीम आपको रिजोल्यूशन नहीं दे पा रही है, या आप किसी भी वजह से मेरी टीम से नाराज हैं, आप मुझसे कुछ पर्सनल डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं अदर देन कंसेप्ट, ठीक है, अदर देन कंसेप्ट्स, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सर कॉलिंग फैसिलिटी भी देते हो? हाँ, बस लेकिन ये है कि आपको टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, आपको मेरा रूटीन देखना होगा। आप मेरी टीम से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कपिल सर का आजकल क्या रूटीन चल रहा है, वो आपको मेरा रूटीन बता देंगे। जनरली मैं बता देता हूँ मेरा रूटीन क्या है, मोर और लेस पूरा फिक्स रूटीन है मेरा, तो आपको रूटीन ध्यान रखते हुए आप फोन करेंगे तो आपका फोन पिक हो जाएगा। या फिर जनरली हम लोग कोशिश करते हैं जितने ही बच्चों की मिस कॉल आती है सबको कॉल बैक किया जाए। उसमें क्या है, पहले मेरी टीम कॉल बैक करती है सभी स्टूडेंट को, या जितने भी मिस कॉल्स होते हैं उसमें से फिर वो मुझे आइडेंटिफाई करके देते हैं, सर ये 5 बच्चों से आपको बात करनी है, बाकी सबकी क्वेरी हमने रिजोल्व कर दी। रूटीन मेरा जनरली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं बेटा मॉर्निंग पर्सन हूँ, आई एम ए मॉर्निंग गाय, ठीक है। तो मैं मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से लेकर तकरीबन दोपहर के 12 बजे तक बिजी होता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, अपनी क्लासेस लेता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, जो भी काम करने हैं मैं 4 बजे से 12 बजे तक मैं करने की कोशिश करता हूँ। नियर एग्जाम तो बेटा देखो हम पूरा ही दिन बिजी होते हैं, जैसे अभी भी एग्जाम चल रहे हैं तो हम पूरा दिन बिजी हैं, लेकिन जनरल डेज में मैं 12 बजे बेटा फ्री हो जाता हूँ। तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप अगर आपको मुझे कॉल करना है तो आपने कोशिश करनी है आफ्टर 12 PM आपने मुझे कॉल करना है, और आपका चांसेस है कि आपकी मुझसे बात हो जाएगी। ना भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1-2 मिस कॉल मार के छोड़ देना, माय टीम विल कनेक्ट विद यू। आप उन टीम को बताना कि आपको इस चीज के लिए बात करनी है, आपको टीम कनेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो ये हो गया डाउट का मेन डिस्कशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहता है, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानी उठानी पड़ती है। उसके बाद 5वें नंबर पे चलते हैं, बुक्स को लेकर मुझे बात करनी है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बुक्स देखिए बेटा, आज हम 2024 में बैठे हुए हैं और आज हम आपको लेटेस्ट बुक्स देंगे, लेकिन होता क्या है ना, मैं
ICAI स्टडी मटेरियल पढ़ता रहता हूँ, RTP MTP पढ़ता रहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एडिशन करते रहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डिलीशन करते रहते हैं। ठीक है जी। मान लीजिए अभी कोई पेपर आ गया, May 25 का पेपर आने वाला है, मान लो रिसेंटली November 24 का पेपर आने वाला है। तो जो एग्ज़ाम के पेपर आते हैं, अगर हमें लगे कि भाई ICAI ने कोई 2-3 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी उन क्वेश्चंस को उठाकर मेन बुक में ऐड कर देते हैं। मेन बुक में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। भाई बच्चे के लिए अच्छा हुआ ना कि हमने 2 नए क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए। ये किताब हमारे पास थी, अब ये रीप्रिंटिंग में जा रही है। मान लो हर 2-3 महीने में किताब प्रिंट होती रहती है, ये रीप्रिंटिंग में जा रही है। मैंने अपने प्रिंटर को कहा एक काम कर, इसमें भी होंगे ऐसी चीजें, एक काम कर जरा ये एक कंसेप्ट इस वाले कंसेप्ट के अंदर हम ऐड कर देते हैं और वहां लिख दो न्यू एडिशन। वहां लिख दो न्यू एडिशन। कहां से किया वो स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो अदरवाइज हमारे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अपडेट करना हमेशा। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो मेरे को फोन करते हैं कि सर आपके लेक्चर में ये कंसेप्ट कवर नहीं है। बेसिकली आज मैं आपको करवा रहा हूँ, मैंने 6 महीने बाद 3 महीने बाद कोई एक छोटा सा कोई कंसेप्ट देखा, मैंने वहाँ पे डाल दिया या अलग से PDF शेयर कर दिया गूगल ड्राइव पे। तो आप क्या करते हो, हमें जो चैलेंज आता है वो ये आता है, सर आपने ना पुरानी वीडियोस दे दिया हमको, जो अभी भी बेसिकली मेरे को आया, इसीलिए हम पूरा नया बैच ले रहे हैं। अदरवाइज हमारा बैच ही जो है वो 6 महीने पहले खत्म हुआ है और सारा सिलेबस सेम है। अभी बैच लेने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, लेकिन हमने स्टूडेंट के जो डाउट आ रहे थे उसकी वजह से 3 स्टैंडर्ड में चेंजेस थे, उसकी वजह से हम पूरा बैच नया ले रहे हैं। तो बेटा आपने ये नहीं करना है, कभी भी कंसेप्ट चेंज नहीं होता। आपको अगर कोई 1-2 पैरा दिखे तो उसकी स्मॉल क्लिप्स आपको अलग से दे दी जाती है या यूट्यूब पे डाल दी जाती है। तो इसको ना अमेंडमेंट्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑडिट में अब अमेंडमेंट्स खत्म हो गई, इसको एडिशन बोलेंगे। तो सर ये एडिशन कहाँ मिलेगा, ये बेटा आपको यूट्यूब पे भी मिलता है और ये आपकी ड्राइव पे भी मिलता है। तो प्लीज़ आप ये ना बोलें कि पुरानी वीडियो दी है, आपको 100% कंसेप्ट कवर करवाया जाता है। छोटा मोटा कोई पैराग्राफ हम ऐड और लेस करते रहते हैं, उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे प्लस गूगल ड्राइव पे मिल जाता है। अब बात करते हैं 6th कंसेप्ट की, दैट इज अमेंडमेंट्स। सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है और एक तालियां बजाएं कि अब ऑडिट का जो सिलेबस है वो अमेंडमेंट बेस नहीं है। ओनली 2 चैप्टर्स, 2 चैप्टर हैं जहां पे अमेंडमेंट आ सकती है। एक आपका है बैंक ऑडिट, लेकिन मैं आपको बताऊं बैंक ऑडिट में काफ़ी टाइम से कोई चेंजेस नहीं है, कोई हमारे रेगुलेशंस में कोई चेंजेस नहीं है। दूसरा है NBFC। NBFC में रिसेंटली काफ़ी पिछले 2-3 साल में काफ़ी अपडेट्स आए हैं, तो NBFC में हल्का फुल्का कोई चेंज आ सकता है। उसके अलावा समझो आपका 55% सिलेबस तो क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, उसमें कोई चेंज नहीं आना, अमेंडमेंट तो बिल्कुल नहीं आनी। आपका ऐसा हो सकता है कि ऐसे 2 स्टैंडर्ड हटा दे, कभी SRS ले आया, कभी हटा दे, कभी कोई नया स्टैंडर्ड ले आए। जैसे कि आजकल कार्बन क्रेडिट्स पे बड़ी बातचीत चल रही है, तो कार्बन क्रेडिट पे एक स्टैंडर्ड आना है, हो सकता है वो भी CA फाइनल में ऐड कर दिया जाए। ICAI को लगे यार रिव्यू स्टैंडर्ड हम जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, रिव्यू को हटा दिया जाए, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल की बात करना बंद कर दे। तो यहाँ पे ना अमेंडमेंट्स वर्ड जो है वो सिर्फ आपके 2 चैप्टर में आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आपको मोस्टली क्या देखने को मिलेगा, या तो आपके सिलेबस में एडिशन होगा थोड़ा बहुत या डिलीशन होगा। अगर आपको, मैं थोड़ा आगे तक की सोच के हम ये वीडियो बना रहे हैं इंट्रोडक्शन की, मान लो 6 महीने बाद भी क्लास किसी बच्चे के बाद जा रही है, तो ये एडिशन डिलीशन भी जो है आपको एंड ऑफ योर गूगल ड्राइव, ठीक है, पे आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हो। तो बुक्स की बात मैंने कर ली। सर टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी होती है, देखो ये भी आंसर ना मैं नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक हमारी 3 बुक थी, लेकिन ICAI ने सिलेबस इतना सारा हटा दिया कि हमारी 2 ही बुक बची। लेकिन हमने क्या किया, आपका चैप्टर है प्रोफेशनल एथिक्स, उसकी एक पतली सी अलग बुक बनाई है। वो क्यों बनाई है, उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जो प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर है उसके मैं सारे हैंड रिटन नोट्स बनवाता हूँ, सारा डिटेल में पढ़ाते हैं। तो उस बुक से ना आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स से, तो मेरा फोकस ये होता है कि 1.5 डेज जो आएगा ना बच्चे का, उसमें उसके पास कंटेंट ना इतना होना चाहिए कि वो ऑडिट को 2 बार या 3 बार तो कम से कम पढ़ ले। तो हम समरी बनाते हुए बहुत आगे बढ़ते हैं। तो हर चीज की समरी बनाना, क्या याद करना है, वो याद होना, वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि 1.5 डेज को आप अच्छे से फोड़ सकें, अच्छे से टैकल कर सकें। तो अमेंडमेंट पे बात कर ली, बुक्स पे बात कर ली, डाउट्स पे बात हो गई है, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिलेंगे, डेली होमवर्क मिलेगा, कवरेज मैंने बता दिया आपको। उसके अलावा आपका कोई क्वेरी है तो बताओ, और बाकी मेरे को अब एक ICAI का सिलेबस डिस्कशन करना है। ICAI का सिलेबस मेरे को डिस्कशन करना है, तो ये भी अभी कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज मुझसे पूछिए।
इंट्रोडक्शन लेक्चर आज हमने स्टार्टिंग में ही ले लिया। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज मुझे अभी बताइएगा। एक हैंड रिटन नोट्स की बात हो रहेगी, वो भी मैं अभी कर लेता हूं कि सर जो क्लास नोट्स होते हैं वो आपको कहां मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स बेटा जो गूगल ड्राइव आपको मिलेगी, जो गूगल ड्राइव आपको मिलने वाली है, उस गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर मिलेगा। कौन कौन से फोल्डर होते हैं मैं भी बता देता हूं। एक फोल्डर होगा आपका लेक्चर का फोल्डर, जहां से आप लेक्चर को डाउनलोड करेंगे, मेन लेक्चर। दूसरा फोल्डर आपका होगा मेरे सॉफ्ट कॉपी बुक का। सर पूरी किताब सॉफ्ट कॉपी में मिलेगी? नहीं बेटा, ये बस फोल्डर बनाते हैं हम कि कल को कोई हमने 4 पेज ऐड किए, 3 पेज ऐड किए, कल को कोई आईसीआई का कोई नया क्वेश्चन आया तो वो कहां ढूंढोगे आप। तो बेसिकली समझो एडिशन अगर कुछ भी होएगा तो इस फोल्डर में आप जाके ले सकते हो। तीसरा मेरे हैंड रिटन नोट्स, उसका एक फोल्डर मिलेगा। फोर्थ, आप बच्चों को पता होगा आपको एक चीज फ्री मिलने वाली है, पता है या नहीं पता है? एक पूरा आपको डिटेल एक्सेल कोर्स मिलने वाला है। हालांकि फाइनल वाले बच्चों को रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप चाहो तो इसे अपने छोटे भाई को दे सकते हो या किसी को भी दे सकते हो। एक आपको पूरा एक्सेल कोर्स मिलेगा। हम कोशिश करेंगे इस बार आपको इसकी सेपरेट सीरियल की दी जाए। अभी तक क्या होता था, मेरे लेक्चर की ही सीरियल की एक्सेल कोर्स की सीरियल की होती थी, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आपको एक इसकी नई सीरियल की दूं ताकि आप इस एक्सेल कोर्स को किसी को गिफ्ट कर सकते हो। ये एक्सेल कोर्स किसने बनाया है? ये बेटा बनाया है सीनियर मैनेजर बिग 4 अमन अग्रवाल। हमारे सर हैं सीए अमन अग्रवाल। अमन अग्रवाल के बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है। अमन अग्रवाल जो है वो लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट फाइनल करता है, टीम लीड करता है। जैसे कि कुछ क्लाइंट बताऊं तो इंडस टावर हो गया, आपका अमेजोन हो गया, और भी अमन ने कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो मतलब मेरा गुरु है समझ लो। हालांकि हम दोनों कलीग रहे हैं, हम दोनों ने साथ सीए बने हैं, पहली जॉब हमारी साथ में लगी है, लेकिन फिर भी मैं उसे अपना गुरु मानता हूँ। कम से कम रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो मेरा गुरु है। मैंने अगर 100 क्लाइंट किए हैं, 150 क्लाइंट किए हैं, तो अमन भाई ने 1000 प्लस क्लाइंट किए हैं, 1000 प्लस क्लाइंट किए हैं। और इतना एक्सपोजर हर किसी के पास नहीं होता है, तो वो एक्सेप्शनली हमारी पूरी केपीएमजी के अंदर मतलब उतना एक्सपीरियंस उसके लेवल पे किसी को नहीं था। तो बेसिकली ही इज़ वेरी टेक्निकल, ही इज़ वेरी जजमेंटल, और उसका ना फिगर्स पे एक अलग ही लेवल का कमांड था। हम बोलते हैं ना गॉड गिफ्ट, हम क्या बोलते हैं? गॉड गिफ्ट। तो अमन भाई जो है ना वो अपने पेरेंट्स को और हमारी सोसाइटी को एक गॉड गिफ्ट है, ऑडिट के अंदर तो खासकर गॉड गिफ्ट है। उसको जितनी नॉलेज है मुझे नहीं लगता उस लेवल पे, मतलब लेवल की बात कर रहा हूं मैं, मतलब पार्टनर डायरेक्टर सब लोग उससे डिस्कस करते थे, और लिस्टेड कंपनीज के ही ऑडिट वो ज्यादातर करता था। तो ये है अमन सर की बात, जिन्होंने आपके लिए एक्सेल कोर्स बनाया है। और इस एक्सेल कोर्स में ना आप बाकी एक्सेल कोर्स इसमें क्या फर्क है मैं बता देता हूं। बाकी एक्सेल कोर्स में ना आपको अननेसेसरी पता नहीं क्या क्या सिखाया जा रहा है। अमन सर ने आपको वो सिखाया है जो आपको ऑडिट करने में जरूरत होती है। तो एक ऑडिटर, एक ऑडिट प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए आपको सब वो सिखाया है कि आपको रियल लाइफ में ये करना होता है। तो ये एक्सेल कोर्स आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आपको आता होगा सब कुछ, तो आप ये किसी को गिफ्ट करना, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा एक सेपरेट सीरियल की दे दूं। तो ये मैंने हैंड रिटन नोट्स की बात कर ली। आईसीआई सिलेबस डिस्कशन से पहले अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बता दो। अब मैं आपको बता रहा हूं हम सिलेबस कैसे कवर करने वाले हैं, उसका डिस्कशन में आपके साथ यहां पे देखने वाला हूं। चलो जी आ जाओ। मेरे को ये था कि इसका एक मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन मेरे को 3-4 बच्चों का मैसेज आ चुका, सर इंट्रोडक्शन लेक्चर पहले दो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे पढ़ाने वाले हो उसी के बेस पे विल डिसाइड कि हमें आपके लेक्चर लेने चाहिए या नहीं। मैंने कहा जी पहले बना देंगे। और इस वीडियो को ना, इंट्रोडक्शन को मैं एक काम करूंगा, लेक्चर 1 करके दोबारा अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। लेक्चर 1 करके दोबारा अपलोड करूंगा, क्योंकि बच्चों की ऐसी रिक्वायरमेंट है तो भैया फिर मैं ज़्यादा अपना जजमेंट नहीं लगाने वाला हूँ, फिर मैं बच्चों के हिसाब से ही पढ़ाने वाला हूँ। ये पूरा आईसीआई स्टडी मटेरियल देखिए आपके सामने है, जो कि मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ पूरे सिलेबस में। अपनी बुक से पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा आईसीआई स्टडी मटेरियल भी साथ साथ रेफर करेंगे। ये आईसीआई स्टडी मटेरियल का जो है ये एक इंडेक्स समझ लीजिए आप। तो मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, प्लीज़ नोट्स बनाने आपने पहले एक बार देख लो, देन विल मेक दी नोट्स। यहाँ पे आईसीआई का जो कंटेंट है वो टोटल 19 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अगर आप देख रहे हैं तो आईसीआई ने क्या, ये लॉग डॉक्यूमेंट है, आईसीआई ने 19 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है, डोंट वरी। 19 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है, और हमने हमारी बुक में कितने चैप्टर में डिवाइड किया है? हमने डिवाइड किया है तकरीबन 11 चैप्टर्स में। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ। आईसीआई ने क्या किया बेटा,
टिल चैप्टर नंबर 11 सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। तो हमने तो पूरी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की क्या की, किताब ही एक कर दी और एक ही चैप्टर बनाया है जिसका नाम है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। ठीक है, एक चैप्टर हमने बनाया क्या, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एक ही चैप्टर में सारे स्टैंडर्ड कवर कर दिए। फिर आईसीआई का एक चैप्टर आएगा जो कि ऊपर ही है, चैप्टर नंबर 2 के आसपास, ऑडिट प्लानिंग, वो हमने डाला है। एक रिस्क असेसमेंट। तो आईसीआई के 11 चैप्टर हमारी बुक के 3 चैप्टर में कवर्ड हैं। सारे स्टैंडर्ड हम सीरियल वाइज करते हुए जाएंगे। ठीक है सर, समझ आ गया। बाकी सारे चैप्टर अलग अलग हैं, डिजिटल ऑडिट, ग्रुप ऑडिट, ठीक है। बाकी सारे मैं एक एक नाम तो नहीं लूंगा। तो 19th को हमने 1 to 11 को 3 में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सब इंडिविजुअल आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हम सर कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, आप हमें कैसे पढ़ाने वाले हो। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऑडिट को कैसे स्टार्ट करते हैं, मटेरियलिटी निकालते हैं। आज मैं उस मटेरियलिटी के अंदर मिसस्टेटमेंट की बात हुई थी, तो मुझे 450 पहले करवाना पड़ेगा। तो एक ना छोटा सा बेस तैयार हो गया हमारा। फिर हम चलेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, और चैप्टर वाइज चैप्टर क्या मैं अपनी बुक के हिसाब से चलूंगा, नहीं, आईसीआई के हिसाब से चलेंगे। सर ऐसा क्यों, बताओ बेटा। जो ये आईसीआई स्टडी मटेरियल है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपके लिए चैप्टर नंबर 5 ओपन कर रहा हूं। ये आईसीआई का चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर नंबर 5 में देखो क्या क्या कवर है। एसए 500, 501, 505, 510, 530, 550, ये 500 सीरीज के स्टैंडर्ड हैं। और अगर आप चैप्टर नंबर 6 देखेंगे आईसीआई का, तो इसमें भी बैलेंस 500 सीरीज के स्टैंडर्ड हैं। अगर मैं आपको अपने हिसाब से करवाऊंगा ना, तो जो हम आईसीआई की जो ये केस स्टडीज हैं, टेस्ट योर नॉलेज हैं, और आईसीआई के जो एट द एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वो आप लिंक नहीं कर पाओगे। सिंस हमें आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन करने हैं, और मैं चैप्टर वाइज ही करवाना चाहूंगा ऑब्वियसली, ताकि यूट्यूब पे भी वो वीडियोस अवेलेबल हो जाए बाद में मल्टीपल रेफरेंस के लिए, मल्टीपल टाइम रेफरेंस के लिए। तो हम आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन और स्टडी मटेरियल को कवर करने के लिए आईसीआई के चैप्टर को हम लोग फॉलो करने वाले हैं, और इसी को आगे बेस लेके बढ़ने वाले हैं। तो सर कैसे करवाओगे, एक बार वो और बता दो। मैंने सारे नोट्स बनाए थे, रजिस्टर दूसरे रूम में रह गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आईसीआई का जो चैप्टर नंबर 1 है वो SQC 1 और 220 है। मैं बनवा दूं क्या आपको, बताओ, कमेंट करके बताओ, बनवा दूं क्या, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या मैं आपको लिखवा दूं सब। इंटर का मैराथन बेटा शाम को, अक्षत अग्रवाल प्लीज टेलीग्राम पे जाके कनेक्ट कीजिए। इंटर का मैराथन जो है वो शाम को है बेटा। आईसीआई ये मैं आपको लिखवा दूं क्या, अभी जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा, फिर हम एक नए सिरे से पढ़ाई चालू करेंगे एसए 450। यही हमारा क्लास का फ्लो रहेगा जो आईसीआई है का है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कहां पे। यस सर, निशा बोल रहे लिखवा दो, तो बेटा बस 1 मिनट दीजिए, मैं आपको लिखवाता हूं। एक मैं बात डिस्कस करना चाहूंगा, सॉरी थोड़ा सा ना, बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप ऐसा कर लो कि आपके आराम से 70+ आ जाएंगे, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं हमारे बच्चों का ना पिछले अटेम्प्ट का क्या रिजल्ट था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो रिजल्ट है ये हमारा लास्ट टू लास्ट बैच का रिजल्ट है, जिसमें 3 रैंक आई थी, शुभम अग्रवाल, अदिति गांधी, धीरज अग्रवाल। ठीक है, अग्रवाल ही है ना, हाँ जी। AIR 15, 22, 28, और ये बहुत सारे टॉप अचीवर्स है। इसके साथ ही अब मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाता हूँ। देखिए, जो नवंबर 23 का अटेम्प्ट है वो देखिएगा। सर फाइनल का रिजल्ट आप इतना मार्केट नहीं करते हो बेटा, फाइनल वाले बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से बता देते हैं हमारे बारे में, तो ज़्यादा ना बताने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इंटर हम ही से ही पढ़ते हैं मोस्टली स्टूडेंट। देखिए बेटा, ये है हमारा फाइनल का नवंबर 23 का अटेम्प्ट, जो पीछे जिसका रिजल्ट आया था, जिसके अंदर CA फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 15 रिंकू जी की है, AIR 15 रवि की है, AIR 32 अनुज अग्रवाल की है, AIR 41 CA युवराज गुप्ता की है। ये 4 रैंक होल्डर मेरे आपके अभी जो रिजल्ट आया था कुछ महीनों पहले वहां से थी। उसके अलावा भी टॉप अचीवर्स भी हैं। हर बच्चा देखो बोथ ग्रुप नहीं देता CA फाइनल में, तो ये दीज आर दी टॉप अचीवर। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, क्या स्क्रीन पे मैं साथ आ सकता हूं, अगर सिंगल ही रखें, जस्ट फॉर योर मोटिवेशन कि यू कैन ऑल्सो डू इट। लेकिन ना इतनी एक और सच्चाई है, 98% बच्चा ना सारे सब्जेक्ट में मेहनत करता है, ऑडिट में नहीं करता। कितने परसेंट? 98%। बहुत कम बच्चे होते हैं जो बातों को सीरियसली लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। ये देखिए, ये कुछ टॉप अचीवर्स हैं। अदिति गांधी 74, राहुल कंसल 74, ये CA फाइनल के मार्क्स हैं। अंकिता कपूर 74, ऋतिक 73, अंकिता 72, राकेश 72, शुभम 71, मुकेश 71, ऋत्विक रॉय 71, बाय बाय, ये बेटा मैं नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, 67, 66,
प्रज्वल 66, 66, 66। तो ये जो है ये सीए फाइनल का रिजल्ट है बेटा, इसलिए 2 अटेम्प्ट का। ठीक है, वासु जैन 63, तेजस, स्वाति। तो यू कैन ऑल्सो डू इट। देखो फाइनल में 60 प्लस नंबर आना, आशीष ये 67, अच्छा एक कुछ स्लाइड आगे भी है, अथर्वा, रितिका। तो यू कैन ऑल्सो डू इट बेटा। जब सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बेसिकली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप करना चाहते हो या नहीं। तो चलो अब मैं आपको सिलेबस लिखवाता हूं, बहुत हो गई ये बातें। 1 मिनट के लिए बस मैं रजिस्टर ले आता हूं मेरा उस रूम से, मैंने वहां पे लिखा हुआ है, दोबारा मेहनत नहीं करनी ना अपने को। हाँ सर ले आओ। इस बैनर को भी अपडेट करेंगे। हाँ जी बेटा, लिखना चालू करेंगे सभी स्टूडेंट। प्लीज आप लोगों को एक रजिस्टर बनाना है। अगर अभी आपके पास एक रजिस्टर नहीं है तो आप अभी कहीं पे भी लिखिए, यू हैव टू क्रिएट 2 रजिस्टर, 1 फॉर होमवर्क एंड द सेकेंड वन इज फॉर योर टेस्ट पेपर्स एंड एवरीथिंग अदर राइटिंग प्रैक्टिस। तो 2 रजिस्टर सही बच्चों को बनाने हैं, 2 रजिस्टर। सर कितने कितने पेजेस के बनाए? आप रजिस्टर बना लो यार 300 पेजेस के आसपास। 2 रजिस्टर, 1 फॉर कंसेप्ट नोट्स एंड द सेकंड वन फॉर टेस्ट पेपर्स। एक जगह आपके टेस्ट पेपर रहेंगे ना, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस आप इवेल्युएट कर पाओगे कि मैं कितने मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ, मेरे को किन एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो उनको आप स्कैन करके भेजना, माई टीम और आई विल रेफर एंड विल चेक एंड विल गिव इट टू यू। तो आप उससे इंप्रूव करते रहना। अब फटाफट से ना सिलेबस लिखो और उसको फिर हम बताएंगे कैसे करने वाले हैं। जो भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझे फोन कर लेना, फोन करके पूछ सकते हो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो। ठीक है, बुक पे मैंने ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं किया क्योंकि नंबर ऑफ बुक कभी 3 होती है, कभी 2 होती है, कभी चार्ट बुक होती है। चार्ट बुक भी है हमारी सीए फाइनल की, लेकिन कई बार प्रेशर इतना होता है, प्रिंटिंग लोड इतना होता है कि हम चार्ट बुक को होल्ड कर देते हैं। भाई बाकी मेन बुक बच्चे को भिजवाओ, चार्ट बुक बाद में दे देंगे। चार्ट बुक होती है, मेन बुक होती है, क्वेश्चन बैंक होता है और केस बेस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में ही हमने इस बार इंक्लूड कर दिया है। तो बुक्स वगैरह ना टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो उसका ज़्यादा डिस्कशन, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, बस ये बता सकता हूँ। लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ये ICAI के हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ। ICAI चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो आपका ICAI का कंसेप्ट आता है वो आता है SQC1 प्लस SA 220। हमारी पढ़ने की पूरी स्ट्रैटेजी भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर कवर होता है आपका एसए नंबर 240। पूरा फाइनल का सिलेबस समझो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही है, उसके साथ प्रोफेशनल एथिक्स को और ऐड कर देना। 260, 299, 402। ठीक है। चैप्टर 3 उसके अंदर आपका आएगा ऑडिट प्लानिंग वाला चैप्टर। ये समझो मैं लिख दूं यहाँ पे, सेम है जो आपने इंटर में पढ़ा होगा। सर हमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा। और इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड भी कवर करता है ICAI। SC 300 तो ऑडिट प्लान हो गया। उसके अलावा आपका आएगा 450। उसके अलावा हमने कवर किया है 520, लिख लेना प्लीज, 540, 610, 620 और 600 भी यहीं पे डाल लो आप। ठीक है, हाँ जी सर। फिर आता है चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर भी आपने पढ़ा हुआ है, इसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। जो बच्चे गूगल ड्राइव में बाद में देखेंगे, जो लाइव में नहीं है, आपने हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, स्पीड मैक्सिमम 1.5 तक बढ़ानी है। सर मैं तो 2 पे देख रहा हूं आपको। बेटा सिर्फ सुनोगे, आपके दिमाग में कुछ भी रिटेन नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं, आपको लगेगा सब कुछ समझ आ रहा है, रिटेन कुछ नहीं होगा। फिर उस टाइम पे प्लीज मुझे बाद में
उस चीज़ के लिए गुनहगार मत ठहराना कि आपको कुछ याद है या नहीं है, मैं उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे हम एक ऐसे 265 भी आपके लिए कवर करेंगे, ठीक है। तो स्पीड बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहूँगा इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपको आपको सुनने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बोरिंग हो जाता है ना धीरे धीरे किसी को सुनना, मैंने देखा है रिकॉर्डेड वीडियोज़ में, तो आप स्पीड बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको बढ़ानी है तो, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक। 1.5 बहुत हो गया यार, उसके बाद तो फिर कुछ रिटेन ही नहीं होगा आपको। कोशिश करो ना बढ़ानी पड़े, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, आप धीरे धीरे नहीं सुनना चाहते हो रिकॉर्डेड के अंदर, तो आप भैया हल्की सी बढ़ा लो, 1.25 कर लो। ये इस सोच के साथ मत स्पीड बढ़ाना कि टाइम बचेगा। आधा घंटा बचा के ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं लोगे, लेकिन ये आधा घंटा लगा के ज़रूर कुछ उखाड़ लोगे। क्या? अपने नाम के साथ सीए लगा लोगे, ठीक है। चैप्टर 7 सर आईसीआई के साथ हिसाब से पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि आईसीआई का स्टडी मटेरियल पूरा कवर करना है और पेपर बहुत ही टेक्निकल लेवल पे आ रहे हैं, तो अपने को वो चीज़ कवर करनी है। ऐसे 700 सीरीज ऑडिट रिपोर्ट। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ थोड़ा, ऐसे 800 सीरीज जिसमें 3 स्टैंडर्ड आएंगे 800 के। यहाँ पे आपके एसआरएस आएंगे, चैप्टर 10 में एसआरई आएंगे, 2-2 3-3 ही है, ये भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आपके एसएई आएंगे। ये हो गया 11 चैप्टर, 1 to 11 लिख लो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। चैप्टर 1 to 11 लिख लो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। सर कितने नंबर का काम आएगा पेपर में? 55 to 60 मार्क्स। मैंने पिछले लेक्चर में दिखा दिया था ना चैप्टर वाइज वेटेज। यस सर, आपने दिखा दिया था। तो चैप्टर 1 to 11 आपके हो गए 55 to 60 मार्क्स, जिस पे आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। सबने लिख लिया? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताओ। सबने लिख लिया? फटाफट से कमेंट करके बताइए। अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 12 डिजिटल ऑडिट। चैप्टर नंबर 13 ग्रुप ऑडिट। सर ये ग्रुप ऑडिट क्या है बेटा? ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो आप फाइनल के एफआर में भी शायद करते हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 14 ऑडिट ऑफ बैंक। हमारी बुक में ये 2 चैप्टर हैं, आईसीआई ने पता नहीं क्या किया है, ये ऑडिट ऑफ बैंक प्लस एनबीएफसी 2 अलग अलग चैप्टर हैं, दोनों को मर्ज करके एक चैप्टर बना दिया, मतलब 300-200 पेज डाल दिए एक साथ, पढ़ते रहो। तो हमने 2 अलग अलग चैप्टर बनाए हैं, एक बैंक ऑडिट अलग है, एनबीएफसी अलग है। उसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 15 आता है आईसीआई का, ऑडिट ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। याद है हमने इंटर के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी। उस डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी में आपने गवर्नमेंट ऑडिट किया था, कभी बचपन की बातें याद हो तो होटल का ऑडिट किया था, हॉस्पिटल का ऑडिट किया था, बैंक ऑडिट भी किया था। ऐसे ही ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी है, बैंक का ऑडिट, एनबीएफसी का ऑडिट, पीएसयू ऑडिट। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी के साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट भी पढ़ने को मिलेगा। सर हम तो स्टैट ऑडिट कर रहे हैं ना, लेकिन हाँ सीए फाइनल में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट भी कवर है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये क्या हो गई? एंटिटी। अरे तो इंटर की तरह ही है सर ये भी पूरा चैप्टर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉर स्टैट ऑडिट। 2 चैप्टर हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, ठीक है बेटा। सर बिल्कुल मजेदार। चैप्टर नंबर 16 आता है आपका इंटरनल ऑडिट के ऊपर। पहले ये चैप्टर बहुत बड़ा हुआ करता था, सब हटा दिया आईसीआई ने, खत्म कर दिया इस चैप्टर को, इंटरनल ऑडिट। चैप्टर 17 आपके लिए आता है ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन प्लस फोरेंसिक ऑडिट। 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं। देखो आईसीआई ने ये जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट दिया है ना, ये जस्ट फॉर रेफरेंस दिया है, नॉलेज नहीं है यहाँ पे। देखो स्टैट ऑडिट पढ़ने के लिए हम 46-47 स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, तो इसका मतलब 10 पेज में तो आपको पूरा ये ऑडिट नहीं सिखाया जाएगा ना। इंटरनल ऑडिट के अपने अलग स्टैंडर्ड है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। यहाँ बेसिक बताया हुआ है कि इंटरनल ऑडिट क्या है, बस इतना ही, क्या क्या रिपोर्ट बनती है, बस बेसिक बताया। फिर उसके बाद हम करेंगे एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बहुत प्यारा चैप्टर है और आज की रिक्वायरमेंट है, आज के एनवायरनमेंट की, आज के
नए भारत की और नए वर्ल्ड की। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आता है प्रोफेशनल एथिक्स प्लस कारो 2020। सिलेबस आईसीआई ने बहुत कम कर दिया है, पहले 8 चैप्टर और हुआ करते थे, 8 चैप्टर्स, तो आईसीआई ने सब हटा दिया है। कह रहा है बच्चों का लोड कम करो सीए फाइनल से, सिर्फ ऑडिट में नहीं और भी बाकी सब्जेक्ट से मैंने सुना है काफी कंटेंट हटा दिया है। तो ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट। एसडीजी भी एक तरह का काइंड ऑफ ऑडिट ही है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट। हम कैसे सिलेबस कवर करेंगे मैं बताता हूं। हम सबसे पहले करेंगे चैप्टर 1 to 11 फर्स्ट, चाहे हमारे 20 लेक्चर लगें चाहे 25 लेक्चर लगें। सबसे पहले हमारा फोकस होगा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पे। इसके आपके टेस्ट पेपर्स होंगे और आपको इस पे बहुत अच्छी कमांड बनानी है। आपको मुझे ये बोलना है कि सर इसमें हम 55 to 60 मार्क्स में से 45-50 मार्क्स आराम से ले आएंगे। अगर 60 का आया तो विल स्कोर 45 to 50 मार्क्स। ये कॉन्फिडेंस के साथ आपने मेरे साथ पढ़ाई करनी है। उसके बाद ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे, डिजिटल ऑडिट। ये हमारा सेकंड प्रायोरिटी रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे तो इस एक सिंगल चैप्टर की 4 से 6 नंबर की वेटेज है, और उसके बाद हम करेंगे एसडीजी थर्ड नंबर पे। ऐसा क्यों? इस चैप्टर की भी सिंगल चैप्टर की 4 से 6 नंबर की वेटेज है। तो अगर हम इस तरह से चलते हैं तो 60 प्लस 6 6 12 70 मार्क्स का काम हम कर लेंगे, और इन 2 चैप्टर का आपका टेस्ट पेपर भी हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे कारो प्लस पीई। ऐसा क्यों सर? क्योंकि पीई प्लस कारो की 20 मार्क्स की कवरेज है। तो हमारा 60 प्लस 10 70 प्लस 20 90। और उसके बाद हम करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट, और एक आपका ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली ये स्टैट ऑडिट ही है, बट बताया है कि अगर आपको कभी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना पड़ जाए, इसमें एस से ना 600 की लिंकिंग होगी, तो उसमें आप एक्स्ट्रा क्या ध्यान रखोगे वो यहां पे बताया गया है। तो ये हम ऑब्वियसली चैप्टर 1 और 11 करने के बाद इन्हीं से लिंक करता है। तो डिजिटल ऑडिट, एसडीजी, पीई के बाद मैं आपको ग्रुप ऑडिट उठा लूंगा, या हो सकता है पहले भी करवा दूं। क्यों करवा दें पहले? क्योंकि स्टैट ऑडिट है, तो चैप्टर 1 to 11 के बाद अगर मैंने कंसोलिडेटेड करवा दिया ना तो स्टैट ऑडिट खत्म। स्टैट ऑडिट अपना, हालांकि डिजिटल ऑडिट में भी स्टैट ऑडिट की बात की गई है कि आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, याद है इंटर्न में एक चैप्टर आता था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, तो ये वही है कि आप स्टैट ऑडिट करोगे तो सिस्टम को कैसे यूज करना है, रेफरेंस है, हेल्पिंग चैप्टर्स है। तो ये था आपका सिलेबस, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम चैप्टर 1 to 11 करेंगे। अब ये भी बता देता हूं क्लास में कैसे कवर करने वाले हैं। क्लास नंबर 1 2 3 जो है वो समझो बेस डेवलपिंग क्लास है, बेस बनाया गया है। असली क्लास ऐसे नंबर 450 के बाद हमारा कंटेंट जो बोलते हैं ना, कंटेंट स्टार्ट हो गया। हालांकि 450 320 भी कंटेंट हुआ है, आज उसके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन फिर भी एक अगर हम स्टार्ट करें तो कहां से करवाऊंगा। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट। कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? चैप्टर 1 से कर लेते हैं। चलो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। आज तो मेरे पास बहुत कंटेंट है करवाने के लिए। वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। उसके बाद 3 2 3 4 में होल्ड करूंगा। वो इसलिए क्योंकि इंटर का कंटेंट है, आप लोग बोर हो जाओगे भाई प्लानिंग करना, ये रिस्क एसेस करना, तो इसको मैं होल्ड करूंगा 2 3 4 को। 5 से ना इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं। ऐसे 500 सीरीज, ऐसे 700 सीरीज, 800 सीरीज, उसके बाद पहले 600 सीरीज कवर करेंगे, एंड देन विल कवर एसआरएस, एसआरई एंड एसएई। उसके बाद विल कवर चैप्टर 2 3 4। ये मेरा पूरा आपको फ्लो रहेगा करवाने का, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। इट विल टेक अराउंड, इस पूरे चैप्टर 1 to 11 को करवाने में हमें लगेंगे तकरीबन 20 लेक्चर्स, 20 लेक्चर हमें लगेंगे विद कंसेप्ट्स, ऑल दी क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर्स। तो अब आप मुझे बताओ, आपका कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। मैंने आपके साथ पूरा आईसीआई सिलेबस डिस्कशन कर लिया है। आपको ना यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड देखने को नहीं मिले होंगे, जैसे कि ऐसे 210 नहीं दिखा होगा। क्या हम वो छोड़ेंगे? नहीं बेटा। ऐसे 402 आपको नहीं दिखा होगा। हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, हम 100% सिलेबस कवर करेंगे। उनको आप मिसलेनियस स्टैंडर्ड बोल सकते हो, वो भी विल कवर इन आवर सिलेबस। ठीक है, एक सेकंड दीजिए बेटा। बेटा अग्रिमा मैम आई है, एक बार मैं उनको ले आता हूं, एक सेकंड दीजिए प्लीज। अग्रिमा मैम आइए आप लोगों से मिलने। आप ये लिखिए तब तक। ये हो गया होगा आपका।
हाँ जी, बताइए कोई क्वेरी आपकी यहाँ तक, किसी भी स्टूडेंट की अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप मुझसे पूछिए अभी लाइव। मैं 30 सेकेंड आई विल वेट एंड देन विल स्टार्ट आर कंसेप्ट। जो नेक्स्ट लेक्चर से, जो लास्ट लेक्चर से हमारा कनेक्टिंग कंसेप्ट था, दैट इज आर एसे नंबर 450। लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं वेट कर रहा हूँ। क्वेरी के लिए मैं यहीं पे वेट करता हूँ, ताकि अगर मेरे को कुछ लिख के देना हो आपको, मैं यहीं पे ही लिख के दे दूंगा। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको डिटेल में बता दिया, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, डेली होमवर्क, टेस्ट पेपर्स, डाउट, ठीक है, और कॉल कब कर सकते हैं वो भी बता दिया, बुक्स के बारे में बता दिया, अमेंडमेंट्स के बारे में बता दिया, आईसीआई का सिलेबस डिस्कशन कर लिया, हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेंगे, बाकी नोट्स कहाँ मिलेंगे, रजिस्टर कितने बनाने हैं, आईसीआई का सिलेबस बता दिया है, हम किस तरह से कवर करने वाले हैं वो पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज प्लीज लेट मी नो। बैच कंप्लीशन डेट बहुत ही बढ़िया क्वेरी पूछे बेटा आपने, 10वां पॉइंट हो गया हमारा ये। हालांकि ये बाद वाले बच्चों के लिए रेलेवेंट नहीं है जो बाद में खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लाइव स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैच कंप्लीशन डेट जो रहेगी मैं आपको बता देता हूं। बैच कंप्लीशन डेट रहेगी आपकी जुलाई एंड, और दैट कैन एक्सटेंड टू जुलाई एंड तक मेरे को लगता है हम खत्म कर देंगे, इसलिए जुलाई एंड है ये डेट। आप बोलेंगे सर 50 लेक्चर 3 मंथ्स, बेटा जुलाई एंड इसलिए जाएगा जुलाई 2025, ठीक है सर 26 ही लिख दो। जुलाई एंड तक ये बैच इसलिए जाएगा क्योंकि हमारा इंटर का बैच भी स्टार्ट हो रहा है अगले महीने से, तो 30 डेज तो है हमारे पास, उसके बाद इंटर का बैच स्टार्ट हो रहा है और अभी एग्जाम भी चल रहे हैं, तो अभी हमें 1-2 दिन बच्चों को रिवीजन भी करवाना है। इन दी मंथ ऑफ जून के अंदर हमारा सीए फाइनल का जो बैच है वो ऑल्टरनेट डेज पे चलेगा, सेम टाइम पे, और अभी रेगुलर चलेगा। अभी बीच बीच में जैसे फाइनल का ऑडिट का एग्जाम आएगा तो हम 2 दिन का या 1 दिन का ऑफ लेंगे, इंटर का जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन ऑफ लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो बैच जाएगा वो जाएगा जुलाई एंड तक। उसके बाद हाँ, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होगा, बता देते हैं जी। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, हालांकि मैं आपको जो अभी पेपर आएगा ना वो दिखा भी दूंगा क्लास में। आपके 30 मार्क्स के, मैं कह रहा हूं केस बेस एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। इसमें कैसे डिवाइड करेगा आईसीआई 2 केस बेस पूछेगा जिसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच, केस बेस में 20 मार्क्स। और आईसीआई आजकल क्या कर रहा है, 5 क्वेश्चन पूछ रहा है 2 नंबर के, जो कि जनरल एमसीक्यू हैं, वो आपके हो गए 10 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे ना आईसीआई चेंज करता रहता है, तो अगर ये वाला सिनेरियो है तो आपके 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है आईसीआई कभी कभी चेंज भी करता रहता है। इन 5 क्वेश्चन को वो 10 क्वेश्चन कर देता है और 1 मार्क ईच कर देता है, तो टोटल हो गए 10 मार्क्स। तो इस केस में आपके टोटल क्वेश्चन जो हो गए वो 20 हो गए। लेकिन डोंट वरी, इस बार का पेपर जब जैसे ही आएगा हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे, सेपरेटली उसकी वीडियो बनाएंगे, तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है जी। और क्लास अपडेट, एक स्टूडेंट कह रहे हैं सारे क्लास के अपडेट्स कहाँ मिलेंगे, यही बता दो। क्लास अपडेट देखिए, जो लाइव स्टूडेंट हैं, गूगल ड्राइव वालों को तो मुझे लगता नहीं इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो लाइव क्लास स्टूडेंट हैं उनका मैं आज एक ग्रुप बनाने के लिए बोल दूंगा टीम को कि एक ग्रुप क्रिएट किया जाए और वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। टाइम जो है, अगर लाइव क्लास स्टूडेंट अभी मेरे साथ सब जुड़े हुए हैं तो टाइम जो है वो 7 AM है, लेकिन अगर आप बोलेंगे सर थोड़ा आधा घंटा और जल्दी कर दो ताकि ऑफिस के लिए हमारे पास अच्छा खासा टाइम बच जाए, तो वी कैन टेक इट टू 6:30 AM। लेकिन मुझे लगता है 7 बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, क्योंकि सुबह अगर मेरे को 5 बजे की जगह फिर 4 बजे उठना पड़ेगा अगर आप और थोड़ा पीछे लेके जाओगे तो। 7 बजे का टाइम क्या है ना, आराम से 5 बजे उठ जाओ, थोड़े बहुत अपने रूटीन के काम कर लो, उसके बाद कंटेंट देख लो, 7 बजे तक आप आराम से क्लास सेट कर लेते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे सर 6 बजे का कर दो या 6:30 का टाइम कर दो, तो फिर मेरे को 4 बजे उठना पड़ेगा। आई विल मैनेज, क्योंकि मेरे को रात को सोने का 1 घंटा कम जल्दी सोना होगा, दैट इज ऑल्सो मैनेजेबल। बट मुझे लगता है 7 बजे का टाइम जो हो परफेक्ट है। 9 बजे मैं आप लोगों को फ्री कर दूंगा, 9:10 कोशिश करूंगा, यू विल बी फ्री बाय 9। या फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक आखिरी में रखेंगे ताकि आप ऑफिस से जब आ रहे हो वो क्वेश्चन बैंक की वीडियो यूट्यूब पे भी रहेगी, और कोशिश करूंगा सेम डे अपलोड कर दूं। जैसे आज हमारा बैच चल रहा है ना, तो आज हमने क्वेश्चन बैंक किया,
तो क्वेश्चन बैंक वाला पोर्शन जो होगा ना आखिरी का 20 मिनट 15 मिनट, वो हम यूट्यूब पे आपके लिए सेम डे अपलोड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक हमेशा हमारा पब्लिक होता है। तो अगर आपको ऑफिस के लिए जल्दी जाना है तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक को छोड़कर ऑफिस चले जाओ, आते टाइम में आप यूट्यूब पे वो क्वेश्चन बैंक वाला पोर्शन कवर कर लेना। तो उससे क्या होगा, आपकी क्लास भी रेगुलर पूरी चलती रहेगी, आप आराम से रिवीजन भी कर पाएंगे और आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। तो ये मैंने बता दिया कि अगर 9:15 तक भी जाता है तो आखिरी में मैं क्वेश्चन बैंक रखूंगा, आपका मेन कंसेप्ट कवर नहीं होगा। तो आज हमने 52 मिनट्स, और कोई आपने अच्छी क्वेरी पूछी है बेटा, आपने अभी तक जितनी भी बातें की है सारी बहुत अच्छी क्वेरीज पूछी है। प्लीज़ अगर और कुछ है तो पूछिएगा, ताकि बाद ये वीडियो मैं यूट्यूब पे दोबारा से रखने वाला हूँ एज ए लेक्चर नंबर 1। मैं बार बार बोल रहा हूँ एज ए लेक्चर नंबर 1, ये वीडियो इंट्रोडक्शन के नाम से दोबारा आने वाली है। थैंक यू सौरभ, रेखा, अशफाक। और कोई क्वेरी है तो फटाफट से पूछिए, देन विल स्टार्ट द सेशन। इसकी आपको कोई फोटो वोटो लेनी है तो आप ले लीजिए प्लीज, क्योंकि ये मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करने वाला नहीं हूँ, ये वाले नोट्स जो मैंने आज का इंट्रोडक्शन बनाया है। तो अगर कोई स्टूडेंट फोटो लेना चाहे तो ले सकता है, सर डाल देना गूगल ड्राइव पे, लेकिन फिर भी अभी के लिए अगर आपको फोटो लेनी है तो आप प्लीज ले लीजिए। चलो जी अब हम करते हैं, सर ये बैच सितंबर 24 के लिए, सर ये सितंबर 24 के लिए लिया है। सितंबर में कब से सीए फाइनल के एग्जाम होने लग गए? सीए फाइनल का एग्जाम नवंबर में ही होगा मेरे भाई, वो इंटर के एग्जाम है। शिवम, शिवम कहाँ हो मेरे बाबू, ये फाइनल की क्लास चल रही है, सीए फाइनल के लेक्चर में हो आप। सीए फाइनल का लेक्चर मई एंड नवंबर में ही होगा, इंटर का एग्जाम सितंबर और जनवरी में है। तो ये जो बैच चल रहा है ये नवंबर 24, मई 25, नवंबर 25, मई 26, यहां तक के बच्चों के लिए चल रहा है, मई 26 तक के लिए। हालांकि बैच मेरे वापस हर 6 महीने में आते रहते हैं, तो कोई स्टूडेंट चाहे जिसका मई 26 में, अभी अगर आप एफ आर एएफएम कर रहे हो तो आप अगले 6 महीने बाद नया बैच ले सकते हो, दैट्स योर चॉइस। सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने इंट्रोडक्शन में देख ही लिया, अमेंडमेंट अब बंद हो गई है, अमेंडमेंट का गेम खत्म। तो आप चाहे 2 साल पहले ऑडिट की क्लास लो, 1 साल पहले लो, 6 महीने पहले लो, अब वो टेंशन खत्म हो गई, अमेंडमेंट हो जाएगी। अमेंडमेंट वाला चक्कर आईसीआई ने खत्म कर दिया है, ठीक है। सीए इंटर का फेस टू फेस बैच पुणे में मैं इस बार नहीं ले रहा हूँ, पुणे में सिर्फ लाइव चलेगा, वो इसलिए नहीं ले रहा हूँ, आप लोगों को शायद पता नहीं है, और इस पुणे वाले बच्चों को पता है मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं इस बार किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। शिवम तो मैंने आपको बता दिया। दिल्ली में जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो एक 15 मई से स्टार्ट होगा, 15 मई से इंटर का, और एक बैच स्टार्ट होगा 27 या 29 मई के आसपास, जो कि फेस टू फेस चलेगा दिल्ली, प्लस वो लाइव भी होगा। 15 मई वाला लाइव होगा, ओनली स्टूडियो रिकॉर्डिंग होगी, स्टूडियो लाइव होगा, और वो बैच कुछ दिनों के बाद फेस टू फेस में मर्ज हो जाएगा जाके। तो एक ही बैच होगा बेसिकली, स्टार्टिंग एक 15 मई से हो रही है और एक 27 और 29 मई से हो रही है। चलो जी, अब हो गया आज हमारा इंट्रोडक्शन खत्म। इंट्रोडक्शन में मेरे पास और कोई क्वेरी आ नहीं रही है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का सेशन आपके साथ। चलो जी, एक 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं सभी स्टूडेंट्स कैन टेक ए 2 मिनट ब्रेक, क्योंकि मेरे को ब्रेक इसलिए देना है, इसकी एक चैप्टर, इसकी ना शुरुआत एक नई तरीके से करनी है मुझे। तो स्टूडेंट्स कैन टेक ए 2 मिनट ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट अगेन।
स्वागत है सही बच्चों का अब एक नए लेक्चर के अंदर जिसका नाम है एसए 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। आप लोगों ने देखा था सर, क्या देखा था बताइए, कैसे हो, क्या हालचाल, जरा एक बार ये तो बता दो। सर वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपने काट दिया गया यहाँ से? भाई काटने का प्लान है, काट दिया तो भी ठीक है, नहीं काटा तो भी ठीक है, एक नई शुरुआत तो करते हैं ना। हाँ जी बताओ, एसए 320 याद है सबको? एसए 315 का बेस और एसए नंबर 320 बताओ कितने बच्चों को याद है? सर हम तो भूल गए। अरे कैसी कैसी बातें करते हो, ऐसे भूलोगे तो कैसे बात बनेगी। कितने क्वेश्चन थे सर? तकरीबन 4 क्वेश्चन के आसपास थे। हमने आपको बताया था कि जो मटीरियलिटी है वो एक तो आपकी प्लानिंग स्टेज पे निकलती है। परचेज का हमने एग्जांपल लिया था, क्यों निकाली जाती है? सो दैट वी कैन डिसाइड एनटीई ऑफ आवर ऑडिट प्रोसीजर। दो चीजें चाहिए थी, एक आपको रोमम और एक मटीरियलिटी। यहां तक याद है? बिल्कुल याद है सर। मटेरियलिटी प्लानिंग पे आपने एक बेस लिया था जिसको बेंचमार्क बोला था, उस पे एक आपने परसेंटेज लगाया था। परसेंटेज कम लेना है या ज्यादा लेना है डिपेंड्स ऑन ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट, और डेफिनेटली कैप्शन पे भी डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे रीजन है कि कंपनी का लाइफ साइकिल कहां चल रहा है, जो कैप्शन आप ले रहे हो उसकी वोलाटिलिटी क्या है, यूजर का फोकस किधर है, ये सारी चीजें भी आपने देखी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आप नंबर के बेस पे अकाउंट को सिलेक्ट नहीं करते हो, आप उसका रिस्क और नेचर ऑफ अकाउंट के बेस पे भी आप सिग्निफिकेंट अकाउंट को सिलेक्ट करते हो। जहां पे मैंने आपको बताया था इसको हम रियल लाइफ में बोलते हैं स्कोपिंग। इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप क्या है वो हम सेलेक्ट किया जाता है, या सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन भी आप बोल सकते हो, जो कि मटेरियलिटी एंड रिस्क के बेस पे हम ले लेते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हो। एग्जीक्यूशन में आपने स्कोपिंग कर ली, चेकिंग स्टार्ट कर ली, पीएम को कंसिडर कर लिया, और उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर चेकिंग में कोई मिसस्टेटमेंट मिल जाती है तो आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट को देखते हो, और ऐसे 450 के हिसाब से यहां पे आता है 450, आप उस मिसस्टेटमेंट को इवैल्यूएट करते हो। लेकिन 450 पहले बोलेगा कि ऐसे 320 में जाओ, ये बताओ कि वो मिसस्टेटमेंट है भी या नहीं है। तो आज हम आपको ये डिस्कशन करने वाले हैं यहां से कि 450 में अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिल जाए और 320 के हिसाब से वो मटेरियल भी है तो क्या करना है, ये डिस्कशन मुझे आपके साथ करना है। तो कर रखा है क्या ऑलरेडी? ये तो ऑलरेडी क्या हुआ है, तो ऑलरेडी बता रखा है पूरा। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? आपको मिसस्टेटमेंट लेके जानी है मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास। आपको डिस्कस करना है, रीजन आइडेंटिफाई करना है, देखना है कहीं इंटेंशनल तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ऐसे 240 का भी इंपैक्ट आ जाएगा। मैनेजमेंट से आपने रिक्वेस्ट करनी है कि भैया मिसस्टेटमेंट को क्या करो, करेक्ट कर दो। मैनेजमेंट मान जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा लोगे, एविडेंसेस ऑब्टेन कर लोगे, कंक्लूजन फ्रेम कर दोगे। अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती है तो आपने रीजन देखना है, आपने देखना है कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं है। 240 भी लग सकता है, 143 12 भी लग सकता है। ओपिनियन पे इंपैक्ट देखोगे, 580 का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लोगे, और उसमें मैनेजमेंट अपने रीजन आइडेंटिफाई कर सकती है। और इस वर्क पेपर को मैंने बताया था रियल लाइफ में किस नाम से जानते हैं, समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंसेस, स्वैड वर्क पेपर। तो यहां पे आपके साथ तो पूरा ही डिस्कशन मैंने कर रखा है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम मटेरियलिटी को क्या करते हैं, रीअसेस करते हैं। रीअसेस के टाइम पे मैंने बताया था अगर मटेरियलिटी कम हो जाती है तो हमारे लिए एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन होती है। और मटेरियलिटी कब कब रीअसेस की जाती है ये मैंने आपको उसके रीजन बताए थे। और अगर किसी भी वजह से आप कम करते हो तो आपको एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आपका चेंज हो जाता है। ठीक है जी, पीएम का नोट है, पीएम जो है वो अकाउंट वाइज अलग अलग हो जाती है। तो पूरा गहन डिस्कशन कर रखा है हमने लेक्चर नंबर 2 में। मतलब मेरे को लगा था कि ये वाला डिस्कशन तो ये बेटा ये बताओ ये अच्छा लिखा हुआ है भैया। अच्छा 450 हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया, तो आज क्या करवाऊं मैं? 450 तो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया, तो फिर सर रीडिंग करवाओ, बस हमको सब आ गया। हाँ जी, 450 यही तो बोलता है कि बस भैया अगर आपको कोई भी मिसस्टेटमेंट मिले ड्यूरिंग ऑडिट तो आप उसे मैनेजमेंट से ठीक करवाओ। कुछ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रहेगी तो आपको उसके रीजन देखने पड़ेंगे और आपको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होगा। सिर्फ 2 पैराग्राफ है, फिर एग्जाम के क्वेश्चन करते हैं। चलो जी देखो डायरेक्ट रीडिंग करते हैं, अच्छा जी मेरे को नहीं पता था हमने इतना गहन डिस्कशन कर लिया। तो अपन इसको स्टार्टिंग से करते हैं, एसे नंबर 450, देन विल डू दी एग्जाम क्वेश्चन। तो एग्जाम क्वेश्चन के लिए आप आई होप यू गाइज आर रेडी एंड एक्साइटेड एज वेल। देखिएगा मैं आपको साथ साथ यही बताऊंगा कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्किप कर सकते हैं, क्या रीड करना है। एसे का नाम है एसे 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो आप मुझे बताओ इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, तो मतलब क्या इसमें एसे 320 का लिंक आएगा प्लस एसे 320 की लिंकिंग। ठीक है, देखिएगा स्कोप क्या है स्टैंडर्ड का।
द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एक पेज में खत्म कर दोगे आप इसे, डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवैल्यूएट, स्क्रीन में सामने रख लेता हूं, हाँ जी, ताकि मुझे दिखता रहे आउटपुट कैसा जा रहा है, हाँ जी, टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ, ध्यान से सुनना, आपको इवैल्यूएट करना है क्या, इफेक्ट किस चीज का जी, जो आइडेंटिफाई किया आपने मिसस्टेटमेंट ऑन द ऑडिट एंड ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इफ एनी ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी मिसस्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई किया है आपको उसका इफेक्ट देखना होगा, कितना इफेक्ट है फाइनेंशियल पे, और जो मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया है हो सकता है मैनेजमेंट ने कुछ करेक्ट ना की हो, तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का कितना इंपैक्ट है वो हम देखेंगे। इसे आप सिर्फ रीडिंग की कैटेगरी में, या बाद में करवा दूंगा रीडिंग, इसको आप छोड़ दो। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो बात अभी मैंने स्कोप में पढ़ाई है वही ऑब्जेक्टिव में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन द ऑडिट, जो मिसस्टेटमेंट मैंने आइडेंटिफाई किया उसका कितना इंपैक्ट है, डेफिनेटली विल रेफर ऐसे 320, एंड द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है तो उसका कितना इंपैक्ट है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो मिसस्टेटमेंट क्या होती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आप बताओ सर ऑडिट प्रोसीजर। लो जी, सबसे पहले मुद्दे की बात करेंगे, एग्जाम के क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले बताओ सर, कंसीडरेशन, ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा ऑफ आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट एज द ऑडिट प्रोग्रेस। आपने अगर कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की तो आप क्या करोगे, देखिए मेरी बात एक बिल्कुल ठंडे दिमाग से सुनिएगा सभी स्टूडेंट, अगर आप मेरे साथ ऑडिटर बनकर पढ़ाई करेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत आसान लगेगा, तो ऑडिटर बनना बहुत जरूरी है। तो मैं अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोचकर जवाब देना, अगर आपको ड्यूरिंग ऑडिट कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है तो आप क्या करोगे, आप मुझे कमेंट करके बताओ। मिसस्टेटमेंट मिली आप क्या करोगे, जल्दी बताओ, और फिर देखना वही चीज आपके लिए यहां पे मैं दिखा दूंगा। अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिली तो आप क्या करोगे, सर हम उस मिसस्टेटमेंट का रीजन देखेंगे, उस मिसस्टेटमेंट के रिलेटेड जितनी भी मिसस्टेटमेंट होती है उनको गैदर करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, विल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट कि भैया वो अकाउंट को रीअसेस करे, अपने अकाउंट को चेक करे, और जो भी फर्दर मिसस्टेटमेंट है उन्हें हमारे लिए आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हम तो हमारा ऑडिट किस बेस पे कर रहे हैं, सैंपल बेसिस पे कर रहे हैं। फिर हम उसका इफेक्ट देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि इन मिसस्टेटमेंट को करेक्ट कर दिया जाए, और कुछ मिसस्टेटमेंट अनकरेक्टेड रहेगी तो अनकरेक्टेड का भी मुझे इंपैक्ट देखना पड़ेगा, ओपिनियन पे इंपैक्ट देखना पड़ेगा, और मैं WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लूंगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। आपने सही कहा रीजन, तो देखिए, और ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो मिसस्टेटमेंट मिली है, देखिए क्या कहता है, कंसीडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एज द ऑडिट प्रोग्रेस। आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिली, सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले तो कहां जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे SA 320 के पास, सबसे पहले कहां जाएंगे, SA 320 के पास जाएंगे, SA 320 के पास जाएंगे, कैसे लिखते हैं, जाएंगे, ठीक है। बताओ क्यों जाएंगे SA 320 के पास, कोई बताएगा मुझे, ऐसे 320 के पास क्यों जाएंगे, ये जानने के लिए कि जो ये मिसस्टेटमेंट मिली है ये मटेरियल है भी या नहीं है, क्योंकि अगर मटेरियल नहीं है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पढ़ते हैं, चलो क्या कहता है, देखिए, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान नीड्स टू बी रिवाइज। कब रिवाइज करोगे, जब मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है, इंपैक्टफुल है, मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रही है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। अभी आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं आप अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग भी चेंज कर दोगे, रोमम भी चेंज कर दोगे, कब, द नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर अकरेंस इंडिकेट that other misstatement may exist that when aggregate with misstatement accumulated during the audit could be material। क्या कहना चाह रहा है कि जो मिसस्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई किया उसका रीजन, उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि अदर मिसस्टेटमेंट हो सकती है, और जो अदर मिसस्टेटमेंट है वो क्या हो सकती है जी, मटीरियल हो सकती है। पहली बात, अगर ऐसा है तो चेंजेस हो सकते हैं। द एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट अप्रोचेज मटीरियलिटी, वो मटीरियलिटी से ऊपर है। इफ at the request of auditor management has examined a class of account, transaction, balance or disclosure and corrected misstatement that were detected, the auditor shall perform additional audit procedure to determine whether misstatement remains or it will clarified। सेकेंड पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है कि आपने कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की, मैनेजमेंट ने कहा जी ये तो श्योरली हमसे गलती हुई है, माफ करो, हम इसको ठीक कर देते हैं। तो आप क्या बोलोगे, अरे वाह क्या कितनी बढ़िया मैनेजमेंट है। नहीं, आपने मैनेजमेंट से ठीक तो करवानी ही है, साथ ही साथ अब जो एंट्री पास हुई है उसके सारे एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स ले लो, उसको ऑडिट करो और काम खत्म करो। तो इसकी समरी बताओ क्या पॉइंट है।
समरी बताओ क्या पॉइंट है। हालांकि समरी मैंने ऑलरेडी अलग से बना रखी है, की पॉइंट ही मार्क रखो। समरी क्या कहता है कि आपको नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट देखना पड़ेगा, सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे, उसका अदर मिसस्टेटमेंट क्या हो सकती है वो देखना पड़ेगा। अगर वो मटेरियल है तो आप अपनी प्लानिंग और रोमम वगैरह सब चेंज करोगे, ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि अगर मैनेजमेंट उनको करेक्ट कर देती है तो आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे एंड एविडेंसेस को ऑब्टेन करेंगे। पहले पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। दिस विल बी आवर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 कि मिसस्टेटमेंट मिली, देखो मटेरियल है क्या, मटेरियल है तो रीजन देख लो, इंपैक्ट देख लो और मैनेजमेंट से डिस्कस करके ठीक करवा लो और ठीक जो हुआ है उसका ऑडिट कर लो। बड़े सिंपल से स्टेप थे। उसके बाद कहता है कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। आपने जो मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की उसको कम्युनिकेट करो और करेक्ट करवा लो। सर ये तो ऑलरेडी ऊपर आ गया, बेटा उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं 2 लाइनों में। देखिए, The auditor shall communicate on timely basis all misstatement accumulated during the audit with the appropriate level of management unless prohibited by law or regulation। बताओ ये बात क्यों लिखी है unless prohibited by law or regulation? हो सकता है सर मैनेजमेंट किसी हाई लेवल के फ्रॉड में इन्वॉल्व हो और ऑडिटर को इस बात का पता चल जाए। अगर मैं इस चीज को कम्युनिकेट कर दूंगा तो वो डेफिनेटली कुछ एविडेंसेस गैदर कर सकते हैं या उस एक्टिविटी को रोक सकते हैं या उस पर कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो अगर कानून में ऐसी कोई प्रोविजन है कि अगर आपको इस तरह का कोई फ्रॉड मिलता है तो आप सबसे पहले गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बताएंगे, तो उस केस में आपने कम्युनिकेट नहीं करना है। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस वी शुड कम्युनिकेट ऑल द मिसस्टेटमेंट, ऑल द मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट टू मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। The auditor shall request management to correct those misstatement. If management refuse to correct some role of the misstatement communicated by auditor, the auditor shall obtain an understanding of management reason. अगर मैनेजमेंट मना करती है कि भैया क्यों नहीं कर रहे हो ठीक, तो आपको रीजन जानना होगा फॉर नॉट मेकिंग दी करेक्शन। भैया आप करेक्शन क्यों नहीं कर रहे हो। तो सेकेंड स्टेप में आपने क्या देखा कि भैया हम सारी मिसस्टेटमेंट को, सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कम्युनिकेट करेंगे। किसके साथ कम्युनिकेट करोगे जी? मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन नहीं लिख रहा। और क्या रिक्वेस्ट करोगे कि भैया इन मिसस्टेटमेंट को आप क्या कर दो, करेक्ट कर दो। तो करेक्ट द मिसस्टेटमेंट। अगर मैनेजमेंट मिसस्टेटमेंट को करेक्ट कर देती है तो क्या आप छोड़कर चले जाओगे, आपका काम नहीं है? नहीं। फिर हम क्या करेंगे सर, ऑडिट करेंगे। ऑडिट दी एंट्री एंड डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बताओ अगर मैनेजमेंट सर करेक्ट नहीं करती है, नॉट करेक्टेड, समरी बना देते हैं ना साथ साथ यहाँ पे भी, नॉट करेक्टेड, तो क्या देखेंगे हम, उसका अंडरस्टैंड करेंगे रीजन। ये जो बेटा कीवर्ड मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, आपको बेसिकली इन्हीं को याद करना होता है। फ्रेम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ बच्चों की क्वेरी होती है सर सेम लैंग्वेज कॉपी पेस्ट, अरे कोई कर सकता है क्या सेम लैंग्वेज कॉपी पेस्ट? तो ये कीवर्ड के आपको लेके जाने हैं। तो आपने क्या किया, पहले सर पहले पे हमने देखा कोई मिसस्टेटमेंट मिली तो उसके सर्कमस्टांसेस देखे, अकरेंस देखा, इंपैक्ट देखा और देखा कि वो मटेरियल हो सकता है। उसके बाद यही वाले पॉइंट आ गए। तो दिस इज योर स्टेप नंबर 1 एंड दिस विल बी योर स्टेप नंबर 2। मैं आपसे आज ही आपका टेस्ट लेने वाला हूं, आपने बताना है। अब आपने मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट ने क्या किया, यहाँ पे कुछ मिसस्टेटमेंट करेक्ट नहीं की, कुछ करेक्ट कर दी, तो आपने अंडरस्टैंड किया रीजन। तो उसी पे ही अगला पॉइंट है, इवैल्यूएट करो इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। पूरा फ्लो में चल रहा है। इवैल्यूएट करो इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट कि मैनेजमेंट के पास आप कुछ मिसस्टेटमेंट लेकर गए थे, कुछ उन्होंने करेक्ट कर दी जिसको आपने ऑडिट कर लिया, कुछ उन्होंने करेक्ट नहीं की जिसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या लोगे, हम देखेंगे जो मिसस्टेटमेंट करेक्ट नहीं हुई है उसका हमारे फाइनेंशियल पे कितना इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल पे अगर इंपैक्ट मटेरियल है तो हो सकता है मेरा ओपिनियन क्या हो जाए, मॉडिफाइड हो जाए। ऐसे केस में मेरे को दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को भी बताना पड़ेगा कि देखिए दीज आर द मिसस्टेटमेंट विच आर मटेरियल बट नॉट करेक्टेड, इसकी वजह से वी आर गोइंग टू मॉडिफाई द ओपिनियन, आप हमें एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी दो। तो ऐसे केस में WR भी लेंगे। देखिए क्या कहता है, prior to evaluating the effect of uncorrected misstatement, the auditor shall reassess करना पड़ेगा मटेरियलिटी डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद SA 320। अब बताओ ये कौन सी मटेरियलिटी की बात कर रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। आप अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट देख रहे हैं, भाई आपके हिसाब से मटेरियल है, मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रही है, तो ये कौन सी मटेरियलिटी की बात कर रहा है, प्लानिंग स्टेज की मटेरियलिटी की बात कर रहा है या एग्जीक्यूशन, कौन सी मटेरियलिटी रीअसेस करने की बात कर रहा है? सर ये प्लानिंग स्टेज की मटेरियलिटी को रीअसेस करने की बात कर रहा है। Shall reassess the materiality determined in accordance with SA 320 to confirm whether it remains appropriate in the context of audit actual financial result. The auditor shall determine whether uncorrected misstatement are material, SA 320 के हिसाब से देखो material है क्या,
इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन द ऑडिटर शैल कंसिडर। बताओ भैया, कोई मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, उसका इंपैक्ट ज्यादा है, तो इस चीज में आप क्या कंसिडर करोगे, क्या देखोगे कि कब बोलेंगे हम कि भैया ये जो मिसस्टेटमेंट है ये बहुत मटेरियल है? कब? द साइज एंड नेचर, the size and nature of the misstatement both in relation to a particular item and the financial statement as a whole। हम उस misstatement का क्या देखेंगे? size and nature देखेंगे कि कितना है। दूसरा, उसका इफेक्ट देखेंगे, the effect of uncorrected misstatement related to prior period on the relevant and the financial statement as a whole। अगर कोई prior period misstatement है तो उसका impact भी हम देखने वाले हैं, उसके बेस पे हम देखेंगे कि फाइनेंशियल पे कितना इम्पैक्ट आएगा। मान लो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में लास्ट ईयर कोई दिक्कत थी, लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में कोई दिक्कत थी, तो क्या उसका इंपैक्ट मेरे करंट ईयर पे भी आएगा? द आंसर इज यस। तो आपको लास्ट ईयर के अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स को भी देखना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखिए, अब आप एक बार रिवीजन करो पहले, अब आप एक बार क्या करो, रिवीजन करो। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। अब आप मेरे साथ एक बार रिवीजन करो। बेटा स्टेप नंबर 1 पे क्या बोला? स्टेप नंबर 1 पे तो बोला कि भैया जो मिसस्टेटमेंट मिली है देखो उसका रीजन क्या है, सरकमस्टांस क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है, और ऐसे 320 के हिसाब से दैट कैन बी मटेरियल। उसके बाद कह रहे हैं भैया आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर लो कि वो इस क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में जहां पे आपको मिसस्टेटमेंट मिली है वहां पे अदर मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करे एंड करेक्ट करे। फिर उसके बाद कहता है जो मिसस्टेटमेंट आपको मिली आप उसे कम्युनिकेट करो एंड आस्क द मैनेजमेंट टू करेक्ट द मिसस्टेटमेंट। इफ दे करेक्ट द मिसस्टेटमेंट जस्ट ऑडिट द ट्रांजेक्शन। उसके बाद कहता है नोट, अगर मिसस्टेटमेंट करेक्ट नहीं की है, मे बी देर आर सम फ्यू मिसस्टेटमेंट विच आर नॉट करेक्टेड, तो आप उसका अंडरस्टैंड करो रीजन क्या है। साथ ही साथ जो मिसस्टेटमेंट करेक्ट नहीं हुई है देखो उसका इंपैक्ट कितना है आपके ऑडिट पे। अगर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का मैं इंपैक्ट देख रहा हूं तो हमें हो सकता है ऐसे 320 की मटीरियलिटी को भी रीअसेस करना पड़े। लेकिन यहाँ पे आप बताओ क्या बुक के अंदर एक लाइन और ऐड होनी चाहिए जो मिसिंग है? सर हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। क्या सर? जो प्लानिंग स्टेज पे मैंने रोमम निकाला था हो सकता है वो भी रीअसेस करना पड़े, क्योंकि ये भी क्या हो सकता है, फ्रॉड रिस्क हो सकता है। तो हमें रीअसेस करना पड़ेगा रोमम एंड विल रीअसेस द एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सर ये बात यहाँ क्यों नहीं लिखी? बेटा जब मैं आपको चैप्टर 3 करवाऊंगा ना, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, वहां पे लिखी है ये बात। तो सर एक बात वहां लिखी है, एक बात यहां लिखी है। बेटा जो स्टैंडर्ड है वो बस अपनी लिंकिंग की बात करता है, दूसरे स्टैंडर्ड की नहीं करता है। वो आपको करनी है, आपको सभी स्टैंडर्ड की नॉलेज होनी चाहिए कि इसका इंपैक्ट कहां कहां जाएगा। तो ऐसे 315 का रोमम भी रीअसेस होगा, ऐसे 320 की मटेरियलिटी भी रीअसेस होगी। सर हम कैसे पता करेंगे कि इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है? हमें क्या कंसिडर करना होगा? तो आपको कंसिडर करना होगा साइज एंड नेचर और इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड। ये था स्टेप नंबर 3। बताइए जी यहां तक आपको क्लियर है क्या? अगर आप बोलेंगे हाँ सर यहां तक समझ आ गया, स्टेप 1 समझ आ गया, 2 समझ आ गया, 3 समझ आ गया, पॉइंटर फॉर्म में भी हम बना लेंगे इसको, लेकिन बताओ समझ आया क्या? पहले कमेंट कीजिए प्लीज, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। खत्म बस स्टैंडर्ड, 2 पॉइंट हो रहे हैं, जल्दी से बताइए। लेकिन हाँ जी तुम यहीं थी, मेरे को डरा दिया पता है तुमने, ऐसे नहीं किया करो। अग्रिमा मैम यार डराती है मेरे को आके। आओ बच्चों के लिए कोई मैसेज देना था तुमको। अग्रिमा मैम भैया आ रही हैं, थोड़ा सा चेहरा तो दिखा दो। बच्चे समझते हैं कि सुबह सुबह उठ के आते हैं, हमारे सर की तरह कोई 4 बजे नहीं उठता रोज। आ जाओ प्लीज कम। भैया देखो मैम उठ कर आई हैं, तो मैम कैमरा में आ नहीं रही थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कैसी रही नींद? मेरी तो बहुत अच्छी गई। हाँ तो बच्चों के लिए कोई मैसेज सी इंडिया का फॉर द न्यू सीए फाइनल बैच? बहुत सारी चीजें आ रही हैं। क्या आ रही हैं? टेस्ट सीरीज, जो न्यू चैप्टर वाइज एंड फुल सिलेबस एज वेल। ठीक है, तो इवैल्यूएट करके दे रहे हैं हम बच्चों को। यस। जो बातें मैंने बेसिकली आपको बताई थी वो मैम बता रही हैं, रीकन्फर्म कर रहे हो आप बेसिकली। चलो डे पे आपको मिल जाएगा या मैक्सिमम 1-2 दिन, बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ इवैल्यूएट करने में बस आपको अच्छे से पढ़ाई करके टेस्ट देना है। हाँ, क्योंकि इंटर में लोगों ने सीरियसली नहीं दिया था। इंटर में नहीं दिया। हाँ इंटर में हमने बेटा लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज दे दी थी, लेकिन सही बताऊं हमने बच्चों को फोन भी किए, मैसेजेस भी किए। हमारे शायद 20% स्टूडेंट ने टेस्ट पेपर दिए होंगे अग्रिमा। 20 से भी कम भी होंगे शायद, 20 लेकिन बहुत कम बच्चों ने दिए। तो ये क्या है? मतलब ये तो ये इसका सॉल्यूशन आप ही लोग बताओ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या मतलब हम उनके कैसे बच्चों को और मोटिवेट करें कि वो टेस्ट सीरीज दें, बिकॉज़ टेस्ट सीरीज इज द मेन थिंग। आपको शायद अग्रिमा मैम की लाइफ स्टोरी नहीं पता। एक काम करता हूँ आज के लेक्चर में मैं डाल दूं क्या 15 मिनट, 15 मिनट ओनली, जिसमें अग्रिमा मैम आपको ये बताएगी कि ये बेसिकली 2 अटेम्प्ट लग गए तुम्हें। हाँ। मतलब तो ये आपको बताएंगे कि इनकी लाइफ में टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा रोल था। मुझे तो टेस्ट सीरीज ने
नहीं पास करवाया क्योंकि उससे पहले मैं टेस्ट सीरीज अच्छा, बिल्कुल नहीं करती थी। पेड टेस्ट सीरीज या नहीं, फ्री नहीं, टेस्ट? तुम थे ना। मतलब आपको ना पेड टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है इसके इन्होंने लिए। चेक किया, मैंने पेपर दिया। डिसिप्लिन की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप अच्छे से कर सकते हो। ये नहीं कि आपने किसी को पैसे दे दिए तो टेस्ट सीरीज हो गई, तो टेस्ट सीरीज नहीं होती। आपने डिसिप्लिन होना होगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप पेपर में पास हो जाओगे। हाँ जी, तो इस बार फाइनल। अच्छा ये और बताओ फाइनल के सभी स्टूडेंट्स, आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हो, अभी भी बता सकते हो कि हम कैसे बच्चों को मोटिवेट करें सो दैट दे अटेम्प्ट टेस्ट पेपर। अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस 20% स्टूडेंट जो होता है वो टेस्ट पेपर लिखता है, बाकी 80% स्टूडेंट कहता है सर मैं अभी क्लासेस तो ले लिए, बाद में देखूंगा, या वो कभी भी हमसे कनेक्ट ही नहीं करता, टेस्ट पेपर भी नहीं लेता। फिर वो बच्चा क्या करता है, वो पता नहीं क्या करता है, हमें नहीं पता। क्योंकि गूगल ड्राइव में एक ये सबसे बड़ा गैप है कि आप हालांकि फेस टू फेस में तो 70 फेस में तो सबने दिए थे मोस्टली। फेस टू फेस में भी जो फर्स्ट टेस्ट था वो मोस्टली सबने दिए थे, उसके बाद वो प्रोपोर्शन कम होता गया। तो बेसिकली ना स्टूडेंट और ना पूरा प्लान दिया था, पूरा प्लान बना के इतने चैप्टर्स का इस दिन टेस्ट है, आपको पूरी प्रिपरेशन का टाइम भी मिला था। ये नहीं कि सिर्फ एक दिन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ आपको बोल दिया कल आपका टेस्ट है। अगर मैंने आपको टेस्ट दिया है तो आपको प्रिपरेशन का टाइम अलग से दिया है। तो उस केस में भी स्टूडेंट टेस्ट पेपर कम अटेम्प्ट करते हैं। भैया बताओ एज ए टीचर अब मैं क्या करूंगा। चलो मैम, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय सेशन। ये यादगार रहेगी ये वीडियो, बहुत अच्छा लगा। तो अभी क्या प्लान है? मैं आता हूँ, चलो फ्री होके। ओके बाय, टेक केयर। आशुलिशा चले गए होंगे शायद। चलो जी, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब करते हैं आगे। ये था स्टेप नंबर 3 कि भैया साइज एंड नेचर देखना है, इफेक्ट देखना है अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का। सर 3 काम हो गए। हमने मिसस्टेटमेंट देख ली, मटेरियल है क्या, हमने मैनेजमेंट से डिस्कशन कर लिया, सही करवा लिया, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट देख लिया। साथ ही साथ अगर मेरे को वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट देखना था तो उसके लिए मैंने कंसिडर किया साइज एंड नेचर और इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड। इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद भैया आप ये वाला बेटा पैरा रिपीट है, प्लीज इसे डिलीट करो, इसे डिलीट करो, रिपीट पैरा है। उसके बाद हम क्या करेंगे? फाइनली देखो, अब मेरे पास अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है और मुझे उसका इंपैक्ट पता है, इफेक्ट पता है। तो मैनेजमेंट से ना ऊपर एक लोग होते हैं, उन्हें बोलते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जो बेसिकली गवर्नेंस रूल्स बनाते हैं, कंपनी में ऊपर होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ लो, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी समझ लो। हम उनको जाके सब कुछ बताएंगे, जी ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, इसका इतना इंपैक्ट आ रहा है, दीज आर दी मटेरियल, और हम अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करने वाले हैं, या तो आप इन्हें क्या करवा दो, ठीक करवा दो। मतलब एक बार आपने रिक्वेस्ट कर ली किससे? मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट ने कुछ को ठीक किया, हमने ऑडिट कर लिया, उसके बाद आपने अनकरेक्टेड देख लिया। अब आप एक बार और कोशिश कर रहे हो कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ठीक हो जाए। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। अरे वाह सर, ये स्टेप में मजा आ गया पूरा। यार रियल लाइफ में चलो, रियल लाइफ में गलती मिलेगी, क्या करोगे? सबसे पहले देखेंगे मटेरियल है क्या। मटेरियल है तो मैनेजमेंट को बोलेंगे भैया दीज आर द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, को ठीक कर दो। या तो मैनेजमेंट ठीक कर देगी, हम ऑडिट कर लेंगे। ठीक नहीं करेगी तो हम देखेंगे बैलेंस कितनी है, अब उसकी मटेरियलिटी कितनी है, उसका रीजन क्या है। रीजन अगर बड़ा है तो फ्रॉड रिस्क हो सकता है, फ्रॉड रिस्क होगा तो ऐसे 320 मटेरियलिटी भी चेंज हो जाएगी, ऐसे 315 रोमम भी चेंज हो जाएगा, एनटी पूरा चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब उन मिसस्टेटमेंट को मैनेजमेंट से ऊपर वाले लेवल पे लेके जाएंगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अब उनको भी बताएंगे और उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनको ठीक कर दो, नहीं तो ओपिनियन गई आपकी। देखिएगा, The auditor shall communicate with those charged with governance uncorrected misstatement, जो बची है अब uncorrected, उसे communicate करो, and the effect of that they individually or in aggregate may have on the opinion on the auditor report, और उसे बता दो कि इसका impact ये रहने वाला है, unless prohibited by law or regulation, बताना ही है, ठीक है। The auditor communication shall identify material uncorrected misstatement individually, आपको पूरा एक वर्क पेपर बना के देना होता है, पूरी एक लिस्ट बना के देनी होती है कि these are the misstatement जो हमने आइडेंटिफाई किए। The auditor shall request that uncorrected misstatement be corrected, और दोबारा से हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब इनको ठीक कर दो, नहीं तो आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा। अगर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ठीक करवा देते हैं तो वापस से रिपीट, फिर हम उनका क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे जो ऊपर पड़ गए हैं। The auditor shall also communicate with those charged with governance the effect of uncorrected misstatement related to prior period, और अगर कोई प्रायर पीरियड की मिसस्टेटमेंट है हम उसका भी इंपैक्ट बताएंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4। अब क्या होगा? अब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी क्या करेगी? या तो मिसस्टेटमेंट को ठीक कर देगी या मिसस्टेटमेंट को ठीक नहीं करेगी। अगर नहीं किया तो हम बोलेंगे एक काम करो, लिख के दो कि ये मिसस्टेटमेंट आपके हिसाब से मिसस्टेटमेंट नहीं है, साइन करके दो, रीजन भी लिख दो। उस वर्क पेपर को हम क्या बोलते थे? देखो शॉर्ट फॉर्म में तो बोला जाता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऐसे नंबर 580, लेकिन हम रियल लाइफ में इस वर्क पेपर को क्या बोलते हैं? आप लोग बताओ, कमेंट का वेट कर रहा हूं, आप लोग बताओ रियल लाइफ में इस वर्क पेपर को क्या बोलते हैं?
अब देखो मैंने आपको कुछ रटवाया, कुछ भी नहीं रटवाया, बस बता दिया रियल लाइफ में आपको मिसस्टेटमेंट मिली है, आप बताओ कैसे डील करोगे। आपने 5 स्टेप फॉलो करने हैं रियल लाइफ में, वही 5 स्टेप यहाँ लिखे हुए हैं। तो ऑडिट इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल यार, इसे प्लीज थ्योरी सब्जेक्ट बोलना बंद कर दो, बस रीड करना है आपने। एग्जाम के क्वेश्चन अभी आपके सामने करूंगा ही मैं। देखो जी, The auditor shall request a written representation from management and where appropriate those charged with governance। सर ये 2 बार क्यों लिखा जाता है from management and where appropriate those charged with governance? बेटा कुछ कंपनी स्मॉल कंपनी होती है जहाँ मैनेजमेंट ही those charged with governance है, कुछ कंपनी में अलग अलग हो सकते हैं। whether they believe the effect of uncorrected misstatement are immaterial। भैया अगर आपके हिसाब से मिसस्टेटमेंट नहीं है, immaterial है, तो लिख के दो individually or in aggregate to the financial statement as a whole, a summary of such item shall be included in or attached to the written representation। सारी मिसस्टेटमेंट की समरी आप अटैच कर सकते हो। तो एक बात बताओ, क्या ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है क्या मेरे लिए एक एविडेंस का काम कर रहा है? डेफिनेटली सर, एक एविडेंस का काम कर रहा है। कल को कोई भी रिव्यू होता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है, वहां पे मैं बोल सकता हूं देखिए वी हैव आइडेंटिफाइड द मिसस्टेटमेंट बट मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस नेवर करेक्टेड देम, और ये उनके रीजन है ना करेक्ट करने के। आखिरी स्टेप आता है बेटा डॉक्यूमेंटेशन। आप मुझे बताओ क्या डॉक्यूमेंट नहीं करोगे तो चलेगा क्या? नहीं सर, हमें सब कुछ डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो क्या कहता है, जितनी भी मिसस्टेटमेंट है विच आर क्लियरली ट्राइवल, ट्राइवल का मतलब होता है वेरी स्मॉल, जिनको हमने इग्नोर किया है, वो आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। ऑल मिसस्टेटमेंट ऑक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग ऑडिट एंड वेदर दे हैव बीन करेक्टेड, जो मिसस्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई की, करेक्ट किया, उनको भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। द ऑडिटर कंक्लूजन एज टू वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल, आपने क्या अनकरेक्टेड जो सही नहीं हुई क्या वो मटेरियल है इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, एंड द बेसिस फॉर दैट कंक्लूजन, और आपको कंक्लूजन का बेस लेना होगा। ये स्टेप 6 हो गया। अब एक और मुद्दे की बात आपको पहले ही बता रहा हूं मैं, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, मिसस्टेटमेंट को लेकर आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए स्टेप नंबर 1। कहाँ है? ये रहा स्टेप नंबर 1 कि वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है क्या। स्टेप नंबर 2 कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एंड करेक्ट द मिसस्टेटमेंट। स्टेप नंबर 3 इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, जिसमें साइज एंड नेचर और प्रायर पीरियड आइटम का अनकरेक्टेड का इंपैक्ट देखा। स्टेप नंबर 4 करेक्ट कम्युनिकेट विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड आस्क देम टू करेक्ट देम। स्टेप नंबर 5 ऑब्टेन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। स्टेप नंबर 6 डॉक्यूमेंटेशन। आप क्या ये 6 स्टेप आपको याद हैं? अगर हाँ तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, या एक काम कीजिए प्लीज एक रफ नोटबुक, मेन नोटबुक नहीं, एक रफ नोटबुक लीजिए, उसमें आप फटाफट से 6 स्टेप मेरे लिए 1 लाइनर में लिखिए, सिर्फ 1 लाइनर, एक्सप्लेन कुछ नहीं करना अभी के लिए, सिर्फ 1 लाइनर में लिखिए। स्टेप नंबर 1 चेक द मटेरियलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट, ठीक है, एज पर एसए 320। तो आप ये 6 बातें या तो कमेंट कर दीजिए, या आप जहां पर बैठे हुए हैं वहां एक बार बुक को ऊपर से नीचे तक गो थ्रू कर लीजिए, कीवर्ड को जस्ट मुझे बताइए जैसे ही आप लोग कर लेते हैं। ये 6 बातें, 6 स्टेप इंपॉर्टेंट है। मिसस्टेटमेंट पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये 6 बातें लिख सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर 2-2, 3-3 लाइनों में। ये तो हो गया एक जनरल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है मिसस्टेटमेंट का। एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब आपको स्पेसिफिक, यार ऐसे जरूरी नहीं ना इतने सारे पॉइंट आपसे पेपर में लिखवाए, वो 6 में से कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट भी आपसे लिखवा सकता है। एग्जांपल सुनिए कैसे। वो आपको बोल सकता है कि ऑडिटर को रीअसेस करना पड़ सकता है स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। कब? तो आप बताएंगे जो मिसस्टेटमेंट हमें मिली है उसके सर्कमस्टांस और अदर सर्कमस्टांस और उसका अकरेंस देखना पड़ेगा, इंपैक्ट देखना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट ने उसको करेक्ट नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप 2-3 पॉइंट इनमें से आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं। मैनेजमेंट आपसे ये भी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को इवैल्यूएट करते हो तो आप क्या देखते हो? तो आपने बताना है एसए 320 को लिंक करते हैं, हम अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का डिटर्मिनेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन में साइज एंड नेचर और इफेक्ट देखते हैं। तो आपसे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि मैं आपको ये बोलूंगा चाहे कोई भी क्वेश्चन आए स्पेसिफिक, उसमें आप कम्युनिकेट विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमेशा अपने आंसर में आखिरी की 2 लाइनों में जरूर कवर करें। तो ये 6 स्टेप नंबर 1 to 6 जो है आपका आंसर है हर क्वेश्चन का। फॉर ऑल क्वेश्चन दिस इज द आंसर। आप स्टेप 1 to 6 लिख दो। हो सकता है आईसीआई स्पेसिफिक, मेरे को लगता है कभी कभी ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट पूछता है, सिर्फ 2 लाइनें, लेकिन कई बार ना स्टूडेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता क्या लिखना है। तो मैं कह रहा हूँ 6 पॉइंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं नंबर मिल जाएंगे आपको। अगर आपको पता है कि स्पेसिफिक अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट बात की है तो ये पोर्शन लिख दो। लेकिन मैं दोबारा गाइड कर रहा हूँ, इसके साथ आपको कम्युनिकेट विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट हमेशा लिखना है, ऑलवेज। मैं लिख देता हूँ ऑलवेज कवर दिस पॉइंट।
और ऊपर वाले पॉइंट भी अगर वन वन लाइन में कवर करोगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अब आ जाते हैं इस स्टैंडर्ड के बेसिक पार्ट पे। मिसस्टेटमेंट क्या होती है? सर किसी भी तरह का डिफरेंस, व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज रिकॉर्डेड इज मिसस्टेटमेंट। द मिसस्टेटमेंट कैन बी इंटेंशनल और कैन बी एरर, अनइंटेंशनल। इंटेंशनल है तो फ्रॉड रिस्क एसेस करना पड़ेगा। देखिए मिसस्टेटमेंट, a difference between the amount, classification, presentation or disclosure of a reported financial statement item and required for the item to be in accordance with the applicable FRF. Misstatement can arise from fraud and error. गलती भी हो सकती है। Uncorrected misstatement जो मैनेजमेंट ने ठीक नहीं की। Misstatement that the auditor has accumulated during the audit and that have not been corrected. Source of misstatement क्या क्या हो सकता है other than fraud? ये देखो, ये जजमेंटल क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सर जजमेंटल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने बुक भी नहीं पढ़ी तो भी आप लिख सकते हो। कह रहे अदर देन फ्रॉड कब कब हो सकता है? सर हमने जो क्लाइंट डेटा लेता है अकाउंटिंग एंट्री डालने के लिए, उसी में ही उसने इनएक्यूरेसी ले ली, इनएक्यूरेसी ऑफ गैदरिंग द डेटा। कोई डिस्क्लोजर डालना था जैसे कि रिलेटेड पार्टी, गोइंग कंसर्न, ठीक है, एस्टिमेट्स के डिस्क्लोजर, वो उसमें उसने ओमिशन कर दिया। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स गलत कर दिए सर, प्रोविजन गलत बना दिया। अकाउंटिंग एस्टिमेट जजमेंटल चीज होती है, वहां पे इनकरेक्ट कर दिया, या कोई किसी भी तरह की जजमेंट में गलती है, वो भैया अदर देन फ्रॉड हो सकता है। मतलब मैं करना नहीं चाह रहा बट मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं है फ्यूचर वैल्यू निकालने का, तो मैनेजमेंट ने क्या की, वहां पे गलती कर दी। तो ये एक क्वेश्चन है सोर्स ऑफ मिसस्टेटमेंट, बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, रीड करते हैं। एन इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग डेटा फ्रॉम विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, an omission of an amount or disclosure. Third one, an incorrect accounting estimate arise from overlooking or clear misinterpretation of the fact, and judgment of management concerning accounting estimate that the auditor consider unreasonable, or the selection and application of accounting policy that the auditor consider inappropriate. ऑडिटर के हिसाब से inappropriate है बट उनके हिसाब से वो पॉलिसी ठीक है, तो ये अदर देन फ्रॉड हो गई। सर फ्रॉड वाली मिसस्टेटमेंट और बताओ। बेटा फ्रॉड तो कुछ भी, आपने इनवॉइस बढ़ा दिया, एसेट को खर्चे में बुक कर दिया, खर्चे को एसेट में बुक कर दिया, आप हजारों पॉइंट लिख सकते हो फ्रॉड के। तो ये एसए का एक जनरल क्वेश्चन था। ये मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेप 1 to 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें बताया सोर्स ऑफ मिसस्टेटमेंट। ये एक देख लो, अक्यूमुलेशन ऑफ आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट। द ऑडिटर शैल accumulate misstatement identifying during the audit other than those that are clearly trivial, that is very small। मतलब वो इतनी स्मॉल है कि आप जिनको छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सर यहाँ फ्रॉड को क्यों एक्सक्लूड किया गया? नहीं किया गया एक्सक्लूड। किसने कहा फ्रॉड को एक्सक्लूड किया है? एसेट 240 को आप लिंक करो। जैसे एक स्टूडेंट कह रहा है सर आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट में जब हम इवेल्युएट कर रहे हैं, मैं स्टेप 1 पे आपको दिखाता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, द नेचर ऑफ आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट एंड सर्कमस्टांसेस। तो देखो एसेट 240 हमें फ्रॉड की स्पेसिफिक बात करता है, तो यहाँ लिख लो आप लिंक विद एसेट 240। ये कह रहा है, ये एक लाइन ही कह रही है कि फ्रॉड को लिंक कर लो, उसके बाद आप एसेट 240 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो लिख लो विद एसे, लिंक विद एसेट 240 अपने रेफरेंस के लिए। इसी में ही मेरे को आपको 3 पॉइंट और लिखवाने हैं। सोर्स ऑफ मिसस्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम अदर देन फ्रॉड। स्टूडेंट्स नोट है ना, तो यहां पे लिखो, मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन बैंक से निकालिए मैंने, 3 बातें यहीं लिखवा के खत्म करते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा था सोर्स ऑफ मिसस्टेटमेंट अदर देन फ्रॉड में ये आपके लिए फुल स्क्रीन कर देता हूं मैं। लिखिए बेटा, नोट्स को ओपन कर लेता हूं मैं मेरे। One can be a factual misstatement, one can be a factual misstatement, ठीक है।
सेकेंड वन कैन बी योर जजमेंटल, हालांकि तीनों पॉइंट ऊपर कवर हो गए, misstatement, and third one can be projected misstatement. फैक्चुअल का एग्जांपल क्या है, 1 लाख आना था 10,000 कर दिया मान लो आपने। जजमेंटल में क्या है, आपने एस्टिमेट्स वगैरह में गड़बड़ कर दी है। ये हम ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे रिलायंस की, वहां पे आप और अच्छे से समझ पाएंगे इसको, ठीक है। प्रोजेक्शन में आपने मिसस्टेटमेंट को या फिर आपने पॉपुलेशन के अंदर कोई गलती कर दी है डेटा के अंदर, ठीक है। आपने गलती तो निकाली लेकिन आप उसको सही से इवैल्यूएट नहीं कर पा रही है मैनेजमेंट की कितनी हो सकती है हमारे डेटा के अंदर, तो उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हम। तो ये बस लिख लेना, हालांकि नॉट सो मच इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो अब हम चलते हैं एग्जाम पे, एग्जाम के क्वेश्चंस पे। आप लोग बताइए क्या आप तैयार हो क्या? आप लोग बताइए क्या आप लोग तैयार हैं एग्जाम का क्वेश्चन करने के लिए? कमेंट करके बताइए फटाफट से, मैं चलता हूं आपके लिए। क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिल गया होगा, आप प्लीज ओपन कर लीजिएगा। दूसरी एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन बैंक की वीडियो है वो पार्ट बी करके गूगल ड्राइव पे मिलेगी। जैसे कि यार बताता हूं, जैसे हमने मेन कंसेप्ट को डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 3 है आज का, तो लेक्चर 3 ए कंसेप्ट का वीडियो होगा, उसके बाद लेक्चर 3 बी क्वेश्चन बैंक का वीडियो होगा, और ये वाला वीडियो जो है ये यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको, ठीक है? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन बैंक आपके लिए ओपन कर रहा हूं। सर क्वेश्चन बैंक यूट्यूब पे क्यों देते हो और अलग वीडियो क्यों डालते हो? क्योंकि क्वेश्चन बैंक भी बहुत अपडेट होता रहता है। मान लो मैंने क्वेश्चन बैंक पूरा ही चेंज कर दिया तो मेरा तो लेक्चर खराब हो जाएगा अगर मैं साथ में दूंगा तो, क्योंकि बाद वाले बच्चों को वीडियो जाएगी, वो कहेगा भाई ये क्या मिल गया, तो बी है तो क्या है ना, बी हम चेंज कर देंगे, हटा देंगे बी को, बी नया ले आएंगे। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और ये एक्सपीरियंस है बेटा, जो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं ना, तो उससे ये एक्सपीरियंस निकल के आया है कि क्वेश्चन बैंक की फाइल अलग रखो, डिलीट मार दो, मेन कंसेप्ट से, मेन लेक्चर से डिलीट कर दो अगर आप चेंज कर रहे हो तो, सिर्फ यूट्यूब पे डाल दो अपडेटेड। तो ये पूरी लर्निंग है, इससे हमारे लेक्चर सेव हो जाते हैं, जिसको हम 6 महीने 1 साल एटलीस्ट यूज़ कर पाएँ। ओह सर आपके भी इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, पूछो नहीं आप कितने चैलेंजेस होते हैं, इतने सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता अभी फ़िलहाल। मत बताओ सर, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें जानने में। को हमने कुछ बोला ही नहीं, आप ही बोल रहे हो, आप ही जवाब दे रहे हो। ये भी एक एक्सपीरियंस है, बच्चे की क्वेरी क्या आती है। लेकिन ना अग्रिमा मैम ने जो बात बोली ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसे हर बच्चा सुने कि स्टूडेंट्स ना पेपर नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन, आ जाओ जी, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। Hi guys, here we are going to discuss questions of essay number 450। 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है जी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है आपके सामने, मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। क्वेश्चन 1 कहता है डिस्कस द इंपैक्ट, आपको इंपैक्ट डिस्कस करना है ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू द सेम। देखिए 2 चीजें पूछ रहा है, कह रहा है एक तो आप इंपैक्ट कैसे देखेंगे वो बताइए। पहला क्या कह रहा है, आप इंपैक्ट कैसे देखने वाले हैं आप वो बताइए। सिर्फ इंपैक्ट की बात नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स। बेटा जब भी रिस्पॉन्स आ जाए तो इसका मतलब होता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर पेन चेंज करो, पेन नहीं दिख रहा मैं, तो मैं यहां लिख देता हूं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपके लिए। द ऑडिटर ऑफ XYZ एंड कंपनी लिमिटेड
हैज इंटीमेटेड द मैनेजमेंट दैट सर्टेन, दोबारा रीड करो आराम से, the auditor of XY and company limited has intimated the management, intimated मतलब informed, that certain misstatement identified during the course of audit need to be corrected. As an auditor, discuss the impact of such misstatement, कि impact कैसे देखोगे. In the case management does not carry out said correction, और मैनेजमेंट करेक्शन ना करे तो इम्पैक्ट कैसे देखोगे. तो ये क्वेश्चन बताओ किसके ऊपर है, साफ साफ पता चल रहा है क्वेश्चन किसके ऊपर है, इम्पैक्ट के ऊपर है, इम्पैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट. आप कैसे चेक करने वाले हो, आंसर बताइए क्या लिखोगे. इस आंसर को मत देखना, इस आंसर को मत देखना, इस आंसर में ऊपर नीचे पॉइंट है. आप बताओ आंसर क्या रहेगा. देखो कम्युनिकेशन की बात ऑलरेडी कर चुका है, क्या आपने बी पार्ट में बताऊं तो कम्युनिकेशन की बात ऑलरेडी कर चुका है. सिर्फ ए पार्ट आता तो आप बता सकते थे कि हम कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की बात हो रही है तो आपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वर्ड यहाँ पे ज्यादा यूज करना चाहिए. और इंपैक्ट कैसे देखते थे, साइज एंड नेचर देखना था मिसस्टेटमेंट का, और पीवाई प्रायर पीरियड की जो मिसस्टेटमेंट है उनका भी हमें इफेक्ट देखना था. तो ये याद है आपको पॉइंट. देखो तो यहाँ पे जो आंसर फ्रेम किया गया है ना, इसमें जो हमारा इम्पैक्ट वाला पॉइंट था किताब का वो फर्स्ट नंबर पे लिया गया है. ये जो लाइन है ये हेडिंग है और एस्से का नाम है. ये आपने हमेशा जब भी कोई आप आंसर फ्रेम करेंगे आप एक हेडिंग प्लस एस्से नंबर एंड नेम आपने देना ही देना है. उसके बाद यहां पे इसने क्या किया, जो 6 पॉइंट थे उसमें से जो सबसे मेन पॉइंट था इम्पैक्ट की बात कर रहा था, तो इम्पैक्ट बता दिया कि साइज एंड नेचर देखा जाएगा, पूरा रीड नहीं कर रहा, एंड द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट देखेंगे. किताब के 2 पॉइंट डाल दिए, ये सबसे मेन पॉइंट थे आपके. उसके बाद उसने देखो क्या किया भाई, आपने इफेक्ट देख लिया, साथ ही साथ उसने बता दिया कि भाई साहब जितनी भी मिसस्टेटमेंट है वो आपने कम्युनिकेट कर देनी है. किसको, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो उसे क्या करे, करेक्ट कर दे. किताब का अगला पैराग्राफ आ गया. फिर उसे बोल रहा है, फिर ऊपर वाली पैराग्राफ ले लिए, जो ऊपर वाले पैराग्राफ थे ना वो अब लिए हैं इसने, कि ऐसे 320 के हिसाब से अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट देख लो, और अगर मैनेजमेंट उसे ठीक ना करे तो मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो, और ओपिनियन पे उसका इम्पैक्ट देखो. तो किताब के सारे पॉइंटों को ऊपर नीचे करके लिखा है. सबसे पहले इन्होंने लिखा इम्पैक्ट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो सर अगर हमें अटेम्प्ट करना हो तो हम कैसे करें. तो देखो अगर आपको ये पता चल जाता है क्वेश्चन सीधा इम्पैक्ट का है तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले ये 2 पॉइंट देने चाहिए. उसके बाद आप सिंपल कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वाला पॉइंट देंगे, सॉरी मटेरियलिटी वाला पॉइंट भी दे सकते हैं सबसे पहले, फिर कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वाला पॉइंट दे सकते हैं, और फिर आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट दे सकते हैं. काम खत्म. तो ये किताब के ही आपके सारे पॉइंट स्टेप 1 to 6, 1 को छोड़ दो, बाकी सारे स्टेप्स आपके यहाँ पे कवर्ड है. क्या आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया, प्लीज़ मुझे बताइए. सर इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्वेश्चन बैंक की वीडियो डायरेक्टली यूट्यूब पे देख रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा. बिल्कुल नहीं आएगा समझ, क्योंकि ना ही तो मैं आंसर डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे. मेरा मेन मुद्दा क्या है, एज ए टीचर मेरा मेन काम क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन समझाऊँ, और क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे स्टार्ट की है उसका मैं डिस्कशन करूँ, कि पहले हेडिंग बनाई है, फिर जो मेन पार्ट था आंसर का वो लिखा है, और फिर बाकी चीज़ें लिखी गई है आंसर को लिंक करने के लिए. ये आपका ही होमवर्क होगा ना बेटा, आप रीड करो अच्छे से दोबारा, ताकि आपकी एक बार रीडिंग 2 बार रीडिंग हो जाए, एक बार मेन बुक से, एक बार क्वेश्चन बैंक से. हाँ जी क्लियर है क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए. देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर भी चेंज होते रहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर को भी प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा. क्वेश्चन देखिएगा, द ऑडिटर शुड टेक इनटू अकाउंट द एग्रीगेट ऑफ, क्या कह रहे हैं, द ऑडिटर शुड टेक इनटू अकाउंट, आप इसे बोल सकते हैं द ऑडिटर शुड कंसिडर द एग्रीगेट ऑफ ऑल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट. ये भी क्वेश्चन किसका कर रहे हैं, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का, इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्विंग एस्टिमेट्स इन हिज असेसमेंट ऑफ मटेरियलिटी इन ऑडिट. बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है. सिर्फ आप है ना क्वेश्चन के अंदर मेन वर्ड पकड़ा करो. ये किसके ऊपर बात कर रहा है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट. तो यहाँ पे भी आपको किसकी बात करनी पड़ेगी, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन है, आपने सिर्फ और सिर्फ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की बात करनी है. आपने ऊपर वाली मिसस्टेटमेंट फिर वो मटेरियल है या नहीं वो सब आपने ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. हालांकि इस आंसर में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही ने पहले बताया कि ऐसे 320 लगेगा मटेरियलिटी का, फिर उसने ऐसे 450 का नाम दिया है. मतलब ये दोनों तो सिर्फ नाम दे दिए, 2 पैराग्राफ तो उसने टाइम पास बना दिए. ये तो सिर्फ नेम एंड नंबर हैं.
तो देख रहे हो आप, नाम एंड नंबर भी आईसीआई डालता है प्रॉपर तरीके से, पूरा नाम और नंबर उसने डाला है कि कैसे हमारी ऑडिटर डील करता है मटेरियलिटी को लेकर और कैसे 450 के अंदर वो उसका इम्पैक्ट इवैल्यूएट करता है। ऐसे 320, ओहो ये क्या हो गया, इसको भी ना फाइल को अपलोड ही करेंगे अगली क्लास से। देखिए मैं एक बार आपके लिए रीड कर रहा हूं सिर्फ। SA 320 materiality in planning and performing an audit deals with the auditor responsibility to apply the concept of materiality in planning and performing the audit of financial statement, नाम हो गया। SA 450 evaluation of misstatement identified during the audit explain how materiality is applied in evaluating the effect of identifying misstatement on the audit and of uncorrected misstatement if any on the financial statement। 450 का 320 के साथ लिंक करके नाम लिख दिया। यहां से आता है आपका आंसर, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की बात कर रहा है। SA 450 required that the auditor shall determine whether the overall audit strategy and audit plan, step number 1, needs to be revised if the nature of identifying misstatement and the circumstance of the occurrence indicate other misstatement may exist, that the aggregate with the misstatement accumulated during the audit could be material or aggregate of misstatement accumulated during the audit approach materiality determined in accordance with SA 320। आप चाहें तो सिर्फ 2 लाइनें लिख सकते हैं यहां तक बस। If the aggregate of misstatement accumulated during the audit approach materiality determined in accordance with SA 320, there may be greater risk the possible undetected misstatement when take the account of aggregate of misstatement accumulated during the audit could exceed the materiality. Undetected misstatement could exist because of the presence of sampling risk and non-sampling risk। यहाँ पे बेटा इसने क्या किया, लिंक कर दिया SA नंबर 320 से। क्या लिंक करने की कोशिश कर रहा है मैं बता रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि अगर आपको जो मिसस्टेटमेंट मिली है वो मटेरियलिटी है तो एक हाई रिस्क हो सकता है कि जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट हो वो ज़्यादा हो, जिसकी वजह से रिस्क ज़्यादा हो जाएगा और हो सकता है कोई सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग रिस्क भी प्रेजेंस हो। आप इसे लिंक कर सकते हैं ऐसे 240 से, फ्रॉड रिस्क फैक्टर से भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ है, आप लोग स्किप भी करेंगे तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी हम 320 की लिंकिंग ऊपर कर चुके हैं। इन सच सिचुएशन, ये है मेन आंसर। मेन आंसर के पॉइंट बता दो सर। एक तो मेन आंसर का पॉइंट ये था, फिर है मेन आंसर का पॉइंट ये। In such situation, a auditor may request management to examine class of transaction account balance disclosure, आपकी बुक का ही पैराग्राफ, to understand the cause of misstatement, पूरा रीड करूं, to cause the misstatement identified by the auditor, perform procedure to determine the amount of actual misstatement in the class of transaction account balance and disclosure and make appropriate adjustment to the financial statement. Such request may be made, for example, based on the auditor projection of misstatement identifying an audit sample to entire population from which it was drawn। सर 2 पैराग्राफ मिसिंग आईसीआई के आंसर में, वो पैराग्राफ आपको 100% लिखने ही लिखने हैं। आपने बताना ही बताना है कि आपको जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे बात की गई है उसका आप इम्पैक्ट देखेंगे साइज एंड नेचर की वजह से एंड इफेक्ट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम। आपने अगली बात भी लिखनी है कि विल कम्युनिकेट टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस एंड आपने ये भी बताना है विल ऑब्टेन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो वी विल ऐड 3 पॉइंट्स। फर्दर 3 more points। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और देखिएगा। तो सर मतलब आंसर जो है वो स्टेप 1 to 6 में से निकल के आ रहा है। यस, while auditing account of a public limited company for the year ended 31st March 2016, an auditor find out an error in the valuation of inventory। आपने क्या किया, एक एरर मिली आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के अंदर। find out an error in the valuation of inventory which affect the financial statement materiality, comment as per standards on auditing। देखिए अब ये क्वेश्चन समझो एग्जाम का है, ये एजम्पशन लो ये क्वेश्चन एग्जाम का है। क्या इस क्वेश्चन को रीड करके आपको पता चला ये किस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का क्वेश्चन है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ। एसए का कहीं पे भी मिसस्टेटमेंट वर्ड यूज नहीं किया क्वेश्चन के अंदर, ना ही क्वेश्चन के अंदर कहीं एसए 450 का वर्ड यूज हुआ। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आपको एक एरर मिला है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में जो कि फाइनेंशियल को मटेरियली इफेक्ट कर रहा है, कमेंट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो आप बताओ क्या आपको, मैंने हालांकि ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया, आप बताओ क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये एसए 450 का क्वेश्चन है
क्यों? क्योंकि सर गलती मिली है। गलती मतलब मिसस्टेटमेंट, और जब मिसस्टेटमेंट आती है तो 450 आता है। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए बताना? तो एरर, इसने हेडिंग बना दी, एरर इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ऐसे 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइंग ड्यूरिंग द ऑडिट। भैया आप ये मत सोचना आंसर कैसे फ्रेम करना है, चुपचाप किताब के पॉइंट ले आना और आखिरी में कंक्लूजन फ्रेम कर देना। इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइंग ड्यूरिंग द ऑडिट डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे का नाम है नंबर, नेम एंड नंबर, ठीक है जी। इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 450। सर यहाँ तो सिर्फ एक ही पैरा है, आपने तो 6 स्टेप बनाने के लिए बोले, आपको 2-2 लाइन में 6 स्टेप बनाने हैं, तो दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट आंसर। मैं खुद बोल रहा हूँ, यू हैव टू क्रिएट 6 पॉइंट। Auditor should consider request the management to adjust the financial information or consider extending his audit procedure. If management refuse to adjust the financial statement and result of extended audit procedure do not enable the auditor to conclude that the aggregate of uncorrected misstatement is not material, the auditor should express a qualified or adverse opinion as appropriate. तो ये तो सीधा ही conclusion पे पहुंच गया, audit procedure बताया ही नहीं। In the instant case, the auditor has detected the material error affecting the financial statement. The auditor should communicate his finding to the management on a timely basis. यहाँ पे बता रहा है कि टाइमली बेसिस बता दो, जो पॉइंट ऊपर आना चाहिए था वो यहाँ आ रहा है। कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू एंड ऑल्सो इंश्योर द एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर हैव बीन मेड। सर ये आंसर आपके हैं आईसीआई के? भैया ये सारे आंसर जो हैं आईसीआई के हैं, हमने किसी भी आंसर को टच नहीं किया है। बस आईसीआई ने क्या किया था, ये 450 से लेके यहाँ तक ना एक पैराग्राफ बनाया था, हमने इनको 3 पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया ताकि स्टूडेंट अच्छे से समझ पाए। हमने ऐड कुछ भी नहीं किया, लेस कुछ भी नहीं किया। लेकिन सर ये आंसर आपके एग्जाम का होगा क्या? नहीं। वी विल ऐड ऑल पॉइंट्स ऑफ बुक्स। सर क्या पूरे पूरे पैराग्राफ लिखने? नहीं, 2-2 लाइनों में आपने कन्वर्ट करके बना देना है। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे 501 क्यों नहीं आना चाहिए? बेटा आपको 501 हर्ष अग्रवाल कहाँ हो आप? ऐसे 501 किसकी बात करता है हर्ष? भूल गए क्या? ऐसे 501 बेटा बात करता है, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। कहाँ हुआ बेटा? क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे और एरर पे है, गलती है। हाँ जी हर्ष अग्रवाल, कहाँ हो बेटा जी? समझ आया, कोई बात नहीं, मैंने तो अभी करवाया भी नहीं इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता। आपकी जो भी प्रायर जजमेंट थी उसके ऊपर अपन कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। बट अभी समझ आया क्या ये बताओ, आपको समझ आया क्या ये बताइए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ तक आपको क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर है? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए। हाँ जी सर, होमवर्क लिखेंगे सभी स्टूडेंट। होमवर्क लिखिए। आपने क्या करना है, जो कंसेप्ट वाली नोटबुक है उसमें आज थोड़ा होमवर्क ज़्यादा दे रहा हूँ। ऐसे 320 के 4 क्वेश्चंस को अपडेट करना है। सर अपडेट का मतलब क्या है? जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करवाए ना, आपने क्वेश्चन 1 लिखना है और पॉइंटर में आंसर लिखना है सिर्फ। क्वेश्चन 2 पॉइंटर में। कोशिश करना 1 या 1.5 पेज में, 1 पेज में आप वो चारों क्वेश्चन को कवर करें। रीड हम बाद में बुक से ही कर लेंगे, जस्ट फॉर क्विक रेफरेंस आपके पास वो नोट पेज पे चारों क्वेश्चन होने चाहिए। उसके बाद ऐसे 450 के 6 स्टेप लिख दूं, 6 स्टेप्स होने चाहिए। दैट विल बी योर क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए मिसस्टेटमेंट के जो एग्जाम्पल दिए हुए थे ना, अदर देन फ्रॉड, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया मिसस्टेटमेंट अदर देन फ्रॉड। क्वेश्चन 2 हो गया। तो ये हो गया आपका एक होमवर्क। अभी और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन सिर्फ आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए दे रहा हूं, अदरवाइज नहीं देता। आप जाना मई 2024 की आरटीपी के अंदर, ठीक है, आईएसआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना और वहां पे जाके आइडेंटिफाई करना क्या कोई क्वेश्चन ऐसे 320
प्लस 450 की लिंकिंग पे आया है? अगर हाँ तो उस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, खुद से आप उसको राइट डाउन करेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम उस क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको शायद एक चीज़ मैंने यहाँ दिखाई नहीं है, मेरे लैपटॉप पे है, वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए भी, प्लस इस तरह से भी। हर स्टैंडर्ड से जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एसए 320 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है। अच्छा लगे तो तालियां बजाना, ठीक है, जहाँ बैठे हो वहीं पे तालियां बजाना। ओ क्या बात है सर, मज़ा आ गया। मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है जहाँ पे एसए नंबर 200 से लेके लास्ट स्टैंडर्ड तक, उस स्टैंडर्ड में कौन से 4 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। तो ये, हालांकि आप अपनी नोटबुक देखो, काम आपका है, लेकिन थोड़ी एनालिसिस मैंने भी कर रखी है। ये 4 क्वेश्चन के आप नोट्स बना लेना, 450 में 2 क्वेश्चन है उसके नोट्स बना लेना। पेपर में चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आंसर ये रहेगा, बस ध्यान रखना। सर ये तो आप रटवा रहे हो, अब मैं रटवा नहीं रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। पेपर में मिसस्टेटमेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आंसर 6 स्टेप से निकलेगा, बस निकाल देना। ये थोड़ा याद करवाने का तरीका हो गया कि भैया कुछ भी आ जाए, मिसस्टेटमेंट दिखेगा तो अपने को यहाँ से काम लेना है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट दिखा तो यहाँ से कंटेंट निकलेगा। कैसी रही आज की क्लास, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। कैसी रही आज की क्लास, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। सर नेक्स्ट क्लास में अब आप क्या करवाओगे? देखो नेक्स्ट क्लास में तो जो होमवर्क दिया है उसको चेक करेंगे, आपका जो आरटीपी का क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो मैंने आज आपको बताया था ना, क्या बताया था सर आपने, इसी बुक में है शायद सबसे ऊपर, आईसीएस सिलेबस कहाँ लिखा था मैंने, यहीं लिखा था आपने सर। हाँ, तो कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 से, हम 11 तक जाएंगे, बीच में 1 भी कर लेंगे, पहले या तो 1 कर लेंगे कल, वो हम मैं डिसाइड करूंगा, बेसिकली आप नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। चैप्टर 1 या 5 से स्टार्ट करके पहले ये सब खत्म करेंगे, फिर ये जो हमारा इंटर का पोर्शन था ये करेंगे, और बीच में जो अदर मिसलेनियस स्टैंडर्ड है जो यहाँ कवर नहीं हो रहा है वो, तो कल से हम फुल फ्लेज आईसीआई का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और फिर आईसीआई के सारे क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करना है। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, सर बोलने में थोड़ी दिक्कत है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को आप इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा एनर्जी गले पे ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकता। तो कमेंट जरूर करना है आपने, मुझे बताना जरूर है कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉइंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों।